दोस्तों ये जो वीडियो है ये परवीन जी के द्वारा शेयर की गई, जो कि एक आईएफएस ऑफिसर भी हैं। इनके द्वारा जो इसका टाइटल दिया गया है वो मुझे पर्सनली काफ़ी पसंद आया कि आइडेंटिफाई द एनिमल हियर, यानी कि आप लोगों को जानवर यहाँ पर आइडेंटिफाई करना है। मतलब जो इंसान है वो जानवरों से भी बदतर व्यवहार यहाँ पर कर रहे हैं। ये आप लोगों को यहाँ पर एक बिग कैट दिख रही है, यानी कि यहाँ पर इसके साथ में अगर आप लोग देखेंगे कैसा व्यवहार किया जा रहा है, इसकी पूंछें पकड़कर इसके पैर पकड़कर खींचे जा रहे हैं और इसका पिछला पोर्शन जो है वो पैरालाइज हो चुका है, यानी कि वो काम नहीं कर पा रहा है और यहाँ पर ऐसी हरकतें देखने को मिल रही है। तो ये नॉर्मली जब इंसान जो है ना वो जानवर की तरह व्यवहार करने लगता है तो ऐसी हरकतें आप लोगों को देखने को मिलती है। तो मुझे पर्सनली टाइटल जो है वो पर्सनली वास्तव में काफ़ी अच्छा लगा कि आइडेंटिफाई द एनिमल हियर, यानी कि एनिमल यानी कि जानवर, रियलिटी में जानवर कौन है। बाकी खड़े हुए यहाँ पर मजा ले रहे हैं, फोटो निकाल रहे हैं उसकी, जो कि ऑलरेडी अधमरा हो चुका है जानवर, उसके साथ में खेला जा रहा है। अगर ये सही होता तो बताता इनको कि औकात क्या है मेरी। तो वो वाली चीज़ देखने को मिली तो मुझे लगा कि आप लोगों के साथ में शेयर किया जाए। ये इस तरीके जो इंसिडेंट है ना, ये इंसान को ये बताते हैं कि रियलिटी में इंसान किस डायरेक्शन में जा रहा है। तो ये वीडियो के नीचे अगर आप लोगों को मैं बोलूँ कि आप लोगों को टाइटल देना है तो आप लोग इस वीडियो के नीचे क्या टाइटल दोगे, कमेंट बॉक्स में बताओ कि आप लोग इसको क्या टाइटल देना पसंद करोगे। तो कैसे हो मेरे दोस्तों, मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। कल का दिन कैसा रहा और आज के दिन को कैसे यूटिलाइज करने वाले हो, क्या ये डिसाइड कर लिया है? अगर डिसाइड नहीं कर लिया है तो अभी डिसाइड करना और तभी जाकर चीज़ों को आगे लेकर चलना, क्योंकि जब तक आप लोग डिसाइड नहीं करोगे तब तक सिस्टमेटिक वे में अपनी लाइफ को लेकर नहीं चल पाओगे। यहाँ पर बड़ी प्यारी बात बोली गई है और ये हर एक उस इंसान के लिए है जिसको लगता है जिंदगी जो बड़ी डाउन चली गई यार, आगे सुधर नहीं रही है। तो ये आपके हाथ में है यार, आप ही ने उसको नीचे पूछा है। जरा सी देर में लग के काम करोगे फिर ऊपर आ जाएगी, कोई बड़ी चीज नहीं होती है। जस्ट लग कर 20-25 दिन जो है चीजों को करना स्टार्ट कर दो, आप लोगों के अंदर अपने आप कॉन्फिडेंस आ जाएगा। तो इसलिए बोला गया कि एक बुद्धिमान इंसान ने हमेशा ये बोला है कि कभी भी रीस्टार्ट करने से मत डरो। आज आप लोगों ने कोई काम किया है, फिर से उसको रीस्टार्ट करना है तो रीस्टार्ट करने से मत डरो, क्योंकि अब की बार आप लोग स्टार्टिंग से स्टार्ट नहीं कर रहे हैं। जैसे यूपीएससी का एग्जाम दिया है, यूपीएससी का एग्जाम देकर प्रीलिम्स निकल गया, मेंस निकल गया, इंटरव्यू में रह गए, तो आप लोग खुद सोचिए ना, अब की बार अगर तैयारी करनी है तो आप लोग की सारे बेसिक्स क्लियर हैं, आप लोगों ने आंसर राइटिंग कर रखी है शानदार तरीके से, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हैं। तो रीस्टार्ट करने का मतलब ये नहीं कि फिर से आप लोगों को बिल्कुल यार कुछ पता ही नहीं है, बिल्कुल बेसिक ही नहीं पता, सिलेबस ही नहीं पता, कैसे आंसर राइटिंग करते हैं वो नहीं पता, सारी चीजें पता है आप लोगों को। अब की बार बस चीजों को और ज्यादा रिफाइन करते हुए आगे बढ़ते हुए चलना है। तो यही चीज आप लोगों को हर एक उस लेवल पर देखने को मिलेगी जिस लेवल पर आप लोग फेल हो गए हो आप लोगों को, और एक वो इंसान जो कि आज नया नया स्टार्ट कर रहे हैं, उसमें डिफरेंस आप लोगों को समझ में आएगा जब आप लोग रियलिटी में चीजों को स्टार्ट करोगे। आप लोग देखना कोई ऐसा इंसान है जो आज ही स्टार्ट कर रहा है, उसको तो ये भी नहीं पता यार किताबें कौन कौन सी पढ़नी है, और आप लोग हो कि सारा सिलेबस कंप्लीट किए बैठे हो। तो अपने आप को थोड़ा सा कॉन्फिडेंस में रखो और चीजों को आगे लेकर चलिए। तो ये ऐसा नहीं कि मैं यूपीएससी की प्रिपरेशन के बारे में ओनली बात कर रहा हूँ, किसी भी एग्जाम की अगर आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये आप लोगों को वहां पर फायदा पहुंचाने वाला है। ठीक है, तो बहुत ही शानदार तरीके से अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखिए, और जब आप लोगों ने पहले किया तो यार अब भी कर सकते हैं ना। तो कभी भी ये मत सोचिए कि यार पहले तो हो गया अब नहीं हो रहा है, ये मतलब थोड़ा सा अपने आप को बस संजोना पड़ता है और फिर देखो कितना मजा आता है जिंदगी जीने में। बस थोड़ा सा अपने आप को समझना स्टार्ट कीजिए, अपने आप में अपने साथ में टाइम बिताइए, वही चीज आप लोगों को रिजल्ट भी देना स्टार्ट कर देती है। और ये रिजल्ट जैसे जैसे आने स्टार्ट हो जाएंगे आप लोग खुद उसी चीज को फिर इंजॉय करना स्टार्ट करोगे और फिर आप लोग कॉन्फिडेंस भी फील करना स्टार्ट कर दोगे। तो ये होता है पूरी प्रक्रिया, इसको फॉलो करना स्टार्ट करो, फिर देखो जिंदगी जीने में मजा आता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है, कौन है इनके बारे में आप लोगों को बताना है। चलिए नाम बता दीजिए। फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं, फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है और आज इनकी बर्थ एनिवर्सरी है। तो देखता हूं इनका नाम कौन बता पाता है, क्योंकि कई सारी फेमस पर्सनैलिटी के नाम तो हम लोग याद रख लेते हैं, तो इनका नाम कौन याद रख पाता है वो मैं यहां पर देखना चाहता हूं। ठीक है, आज इंपॉर्टेंट डे है, आज है 19 अगस्त। 19 अगस्त को यहाँ पर वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। अगर हिंदी में बोलूँ तो विश्व मानवतावाद दिवस आप लोग इसको बोल सकते हैं, जिसमें यहाँ पर इंसानों को इंसानियत सिखाई जाती है। जैसे स्टार्टिंग की जो वीडियो थी, एक इंसान जो है वो जानवर बना हुआ था, यहाँ पर इंसानों को इंसानियत सिखाने की कोशिश की जाती है। ठीक है, कुछ भी कंडीशन क्यों ना हो, नो मैटर व्हाट, बट आप लोगों को एक इंसानियत निभानी है। यहाँ पर आप लोग खुद सोचो, मान लीजिए आप लोग कहीं जा रहे हो रास्ते में, ये एथिक्स के लिए भी आप लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं।
रास्ते में आप लोग कहीं पर जा रहे हो, ठीक है, रास्ते में आप लोग जा रहे हो, वहां पर कोई एक इंसान है जो कि बेसिकली पड़ा हुआ है बिल्कुल अधमरा सा। आप लोग क्या करें, एक तरीके से उसकी हेल्प कर दें बिना किसी के सोचे, बिना किसी के देखे। एक इंसान ये कि उसकी हेल्प कर रहा है, उससे पहले वो कैमरा लेके खड़ा हो गया कि मेरी वीडियो बनाना में इसकी हेल्प करेंगे। उसमें कोई गलत भी नहीं है ऐसे कि एटलीस्ट हेल्प तो हो रही है, पर हाँ पहले हेल्प करने के बारे में सोचो, ना कि जब तक वीडियो ना बननी स्टार्ट हो तब तक हेल्प ही करनी स्टार्ट नहीं करिए। तो आप लोग कई सारी ऐसी कंडीशन आज की डेट में देख सकते हो कि सबसे पहले इंसान जो है वो मोबाइल निकालता है, उसके बाद में कोई और चीजें करना स्टार्ट करता है। तो बहुत सारी ऐसी सिचुएशन देखने को मिलती है। तो पहले इंसान बनने की कोशिश करो, उसके बाद में सारी चीजें जो हैं वो अपने आप होना स्टार्ट हो जाती है। और ये रियलिटी में, सोसाइटी में आज के डेट में ये पैटर्न आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो इस पैटर्न को थोड़ा सा अगर ब्रेक किया जाए तो बहुत शानदार तरीके से बहुत सारी चीजें आप लोग अंडरस्टैंड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बेसिक चीजें हैं जो आप लोग अपनी जिंदगी में उतार सकते हैं। कहीं ना कहीं ये डे उसी के लिए यहाँ पर आप लोगों के सामने आता है, इन चीजों को समझाने के लिए, ठीक है। आज का डिस्कशन यार इतना शानदार रहेगा कि आप लोगों को मजा आने वाला है। बहुत सारे बेसिक आर्टिकल, वो भी बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन के साथ में, इसी के साथ में यहाँ पर उसके साथ में प्रैक्टिस क्वेश्चन भी आप लोगों को देखने को मिलेंगे। चीजों को ऐसे लेकर चलना कि कोई भी आर्टिकल अगर कवर कर लो तो फिर उससे चाहे प्रीलिम्स में क्वेश्चन बने, मेंस से बने, इंटरव्यू में बने, और चाहे किसी को समझाना पड़ जाए, आसान शब्दों में समझा के निकल जाओ। तो ऐसे सारे आर्टिकल कवर करने वाले हैं। तो एक एक आर्टिकल डिस्कस करते हुए आगे बढ़ेंगे शानदार तरीके से, ठीक है। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसा काम किया है जिसको जानने के बाद में आप लोग भी सुप्रीम कोर्ट को सैल्यूट करोगे, खड़े होकर सैल्यूट मारोगे। मतलब दिल छूने वाली बात है यहाँ पर। और जब मैं पढ़ा करता था उस टाइम पर इसके ऊपर हम लोगों ने कई बार डिबेट डिस्कशन भी किया था। मैंने कहा यार जब तक ये चीज़ें हम लोग किताबों से नहीं हटाएंगे, जब तक ये चीज़ें हम लोग अपने डिबेट डिस्कशन से ख़त्म नहीं करेंगे, तब तक ये चीज़ें समाज में सुधरने वाली है ही नहीं है। तो अभी फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल वही काम किया है। मतलब वो नहीं कहते कि मज़ा लगा दिया। जब मैंने ये न्यूज़ सुनी मैंने कहा वाह यार, अब कहीं ना कहीं चीज़ें जैसे नहीं, ऊपर हायरार्की में अगर कोई चेंज होता है तो फिर नीचे तक चीज़ें चेंज होती नजर आती हैं। तो उससे बहुत ही पॉजिटिव इंपैक्ट आप लोगों को देखने को मिलता है। कई बार सोसाइटी में, समाज के अंदर में महिलाओं के लिए बहुत ही गलत शब्द यूज़ किए जाते हैं और उन शब्दों को अभी सुप्रीम कोर्ट ने रिमूव कर दिया है और उसके लिए बाकायदा एक लिस्ट तैयार करके यहाँ पर दे दी है कि ये शब्द अब आप लोग यहाँ पर यूज नहीं करोगे। इवन कई बार बोलते हैं ना बास्टर्ड शब्द यूज कर देते हैं, तो बास्टर्ड शब्द के लिए बोला गया कि नॉन मैरिटल चाइल्ड, तो उसके लिए बास्टर्ड शब्द यूज नहीं करेंगे। चाइल्ड हुज पेरेंट वर नॉट मैरिड, तो इनके बिना शादी के पैदा हुआ बच्चा बोलोगे आप लोग यहाँ पर, उसके लिए बास्टर्ड शब्द यूज नहीं किया जाएगा। एक तरीके से आप लोगों ने कई बार सुना होगा यहाँ पर होकर करके बोला जाता है, यानी कि एक तरीके से सेक्स स्लेव बोला जाता है। कई बार जो शब्द एक लगता है यहाँ पर सेक्स वर्कर बोला जाएगा। रीजन क्या है, हम लोग प्रोस्टिट्यूट वर्ड यूज करते हैं और पता नहीं क्या क्या वर्ड यूज करते हैं। उनका वो काम है, ठीक है, एक तरीके से उनका वो काम है जो कि उन्होंने एक तरीके से उसको काम की तरीके से लिया है। और सुप्रीम कोर्ट ने भी खुद यहाँ पर इसके ऊपर बेसिकली अपनी मोहर लगाई है कि अगर कोई भी वुमेन अपनी इच्छा से अगर कोई ऐसा काम करना चाहती है तो उसको कोई रोकेगा नहीं और उसको भी एक काम माना जाएगा। क्योंकि सोसाइटी में आज की डेट में उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन देखने को मिलता है, वरना इतने सारे रेप और देखने को मिले समाज के अंदर में कि उनको रोक ना पाए। तो ये बहुत ही एक पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन है। अगर कोई अपनी स्वेच्छा से उस एक पर्टिकुलर एरिया को अगर चूज करना चाहते हैं तो ये उनका काम है, इसलिए उसको सेक्स वर्कर बोला जाएगा यहाँ पर। ये खुद सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर इसके बारे में बात की गई है। कोई भी गलत शब्द अगर जैसे कि ईव टीजिंग बात करते थे यहाँ पर, तो इसके लिए स्ट्रीट सेक्सुअल हरासमेंट एक तरीका हो गया, वरना देख देख के एक तरह छेड़खानी कर रहे हैं। ये सारे शब्द यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं। कई बार आप लोगों को देखने को मिलेगा जैसे करियर वुमेन यूज करते थे तो नॉर्मली वुमेन बोलेंगे, उसके लिए कई सारे शब्द यहाँ पर इजी वर्च्यू के लिए यहाँ पर यूज किया गया कि वुमेन बोलेंगे। आप लोगों ने कई बार सुना होगा, हम लोग कई बार जैसे काम कोई घर पे करने वाली, जैसे कि कोई मम्मी है कई बार कि यहाँ घर पे काम करने वाली औरत है तो उसको होम मेकर शब्द यूज किया जा रहा है, ठीक है। ऐसा नहीं कि एक तरीके से कुछ भी शब्द यूज कर देते, एक रेस्पेक्ट देने वाली बात की जा रही है कि रेस्पेक्ट हम लोगों को यहाँ पर शो करनी पड़ेगी। ये शब्द आप लोगों को यहाँ पर भी देखने को मिलेंगे। जैसे कि आप लोग देखिए यहाँ पर बोला गया है एक तरीके से कि हाउस वाइफ शब्द यूज नहीं करोगे आप लोग यहाँ पर, इसके लिए होम मेकर यूज करोगे, क्योंकि उनकी वजह से ये जो घर है वो एक घर जैसा लगता है। तो कई सारे शब्द जैसे यहाँ पर ये 3-4 शब्द को मिलाकर बोल दिया कि इसके लिए वुमेन आप लोग को यूज करना है। प्रोस्टिट्यूट और या फिर होकर के लिए यहाँ पर सेक्स वर्कर इस्तेमाल करने की बात की जा रही है। ये सारे चेंजेस सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर बोले हैं रिसेंटली अभी वुमेन इश्यू को ध्यान में रखते हुए, जो कि एक काफी बड़ी बात है। क्योंकि जब इन शब्द को हम लोग रिप्लेस कर दूसरा शब्द किताबों में पढ़ाएंगे, न्यूज़पेपर में उसके बारे में वही नॉर्मल शब्द आएगा कि हाँ होम मेकर है, तो जैसे हाउस वाइफ हो गई, अच्छा घर में एक औरत रहती है वो वाइफ है, पर लेकिन होम मेकर इनके घर को बनाने वाली वो एक तरीके से वुमेन है। तो मम्मी जो जैसे घर पे या दीदी है, कोई भी ऐसी वुमेन है वाइफ हो गई,
तो क्या हुआ इससे सीधा सीधा ये होगा कि अच्छा वो घर को बना रही है, यानी कि घर को मेंटेन कर रही है, अगर वो न हो तो घर जो है वो बने ना। तो इसलिए यहां पर एक रेस्पेक्ट निकल कर आती है। तो सुप्रीम कोर्ट ने वो रेस्पेक्टेबल वर्ड यहां पर दिए हैं ताकि उसका एक इंपैक्ट सोसाइटी में आने वाली जनरेशन पर यहां पर देखने को मिलने लगे। क्योंकि जो आज की डेट में जो हमारे जैसे जो बड़े हो चुके हैं, जो ढीठ हो चुके हैं, वो तो शायद इनको चेंज करेंगे, हालांकि चेंज करना चाहिए, पर लेकिन जो नई जनरेशन आ रही है एटलीस्ट उनको वो शब्द देखने को मिले जो कि एक रेस्पेक्टेड शब्द है। क्योंकि ऑलरेडी सोशल मीडिया पर, ओटीटी प्लेटफॉर्म पर इतनी गंदगी वाले शब्द परोसे जा रहे हैं यहाँ पर, जिसकी कुछ हद नहीं है, कोई फिल्टर ही नहीं है। तो एटलीस्ट सुप्रीम कोर्ट अगर बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन और पार्लियामेंट के अंदर में, और हम लोग जहां पर स्टेट असेंबली है उसके अंदर में अगर ये चीजें एटलीस्ट करेंगे डिबेट डिस्कशन के अंदर में, तो वहां से एक बड़ा चेंज आता हुआ नजर आएगा और वो हर जगह आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो सजेस्ट किया गया कि ऑल्टरनेटिव वर्ड वो फ्रेजेस होने चाहिए जिससे एक रेस्पेक्ट मिल सके वुमेन को। और 30 पन्नों की ऐसी एक प्रॉपर सिस्टमेटिक बुक निकाली गई यहां पर, ठीक है। तो कम्बेटिंग जेंडर स्टीरियोटाइप, ये इसका नाम दिया गया सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा। तो अगर क्वेश्चन भी पूछा जाए आप लोगों से तो डायरेक्ट पूछा जाएगा कि कम्बेटिंग जेंडर स्टीरियोटाइप जो हैंडबुक टाइप के किसके द्वारा रिलीज की गई है, तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा यहां पर इसको रिलीज किया गया है। अब यही शब्द इनके द्वारा अपने जजमेंट ऑर्डर या फिर कोर्ट से रिलेटेड जो भी एक तरीके से इंफॉर्मेशन रहेगी उनमें यही शब्द आप लोगों को देखने को मिलेंगे, जो नए शब्द यहां पर मैंने आप लोगों को दिखाए। तो ये काफी पॉजिटिव इंपैक्ट रहेगा, क्योंकि जब भी कोई सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आता है तो सबसे पहले आप लोगों को देखने को मिलता है कि सारे न्यूज़पेपर उसको डिस्कस करते हैं, सारी न्यूज़पेपर में उसके आर्टिकल डिस्कस किए जाते हैं, मीडिया हाउसेज उसको कवर करते हैं। तो अगर वहां पर सही शब्द लिखे होंगे तो फिर ये भी अच्छा शब्द यूज करेंगे, तो मतलब कुछ तो इंपैक्ट पड़ेगा ना एटलीस्ट। ये बिल्कुल ऐसे ही नोटा बटन नहीं आता कि यार नोटा आ गया, क्या फायदा उसका देखने को मिल रहा है। एटलीस्ट कुछ तो है कि एक इंसान किसी को वोट नहीं देना चाहता जो भी उसके सामने मेंबर है, तो वो नोटा पर जाकर वोट डालेगा कि नन ऑफ द अबो। तो ऑप्शन तो है ना, अगर ऑप्शन ही नहीं होगा तो फिर क्या कर लेंगे। अब जो यूज करेगा एटलीस्ट ऑप्शन तो है कि यार ये सब यूज कर लो। तो सुप्रीम कोर्ट के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं तो इवन हमारे संविधान निर्माताओं ने भी बहुत सारे ऐसे प्रोविजन है जो महिलाओं को ध्यान में रखते हुए बनाए हैं। तो इसके ऊपर भी आप लोग स्टार लगा लेना। अगर वुमेन इंपावरमेंट के बारे में जब आप लोग कुछ लिखने बैठो, कोई भी आंसर लिखो, तो उसमें मल्टी डायमेंशनल आंसर आप लोगों को देना होता है। तो उसमें अगर संविधान में उनके अधिकारों के बारे में या कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन के बारे में भी आप लोगों ने कुछ लिख दिया वहां पर, या फिर ये वो आर्टिकल है जो कि डायरेक्ट आप लोगों से क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम के अंदर में, जो वनडे टाइप एग्जाम होते हैं, जैसे आर्टिकल 14, ये मैन एंड वुमेन इक्वल राइट उनको बात की जा रही है, और इक्वल अपॉर्चुनिटी, चाहे वो पॉलिटिकल हो, चाहे इकोनॉमिकल हो, चाहे सोसाइटी में हो, यानी कि उनको एक इक्वल इंसान ट्रीटमेंट करना है, जेंडर के बेस पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है। आर्टिकल 14 ये फंडामेंटल राइट में आप लोगों को देखने को मिलेगा। आर्टिकल 15 में हम लोग क्या बात कर रहे हैं कि डिस्क्रिमिनेशन खत्म कर रहे हैं। आर्टिकल 15 तो मूवी देखी आयुष्मान खुराना की आप लोगों ने, उसके अंदर देखा ना कि तुम ऊंची जात हो हम नीची जात है, और वो सारी बातें चल रही थी वहां पर। तो उसकी वजह से क्या देखने को मिलता है, सोसाइटी में एक डिवीजन देखने को मिलता है। तो उसको रोकने की बात करते हैं कि रिलीजन के नाम पर, रेस के नाम पर, कास्ट के नाम पर, सेक्स के नाम पर, यानी कि ये सारी वो चीजें धर्म के नाम पर या कौन सी जाति से निकल कर आता है, ये मेल है कि फीमेल है, कोई भी आप लोग भेदभाव यहां पर नहीं करोगे, ये खुद संविधान बोल रहे हैं। आर्टिकल ये 15 का 3 में अगर आप लोग जाओगे, ये अलाउ करता है स्टेट को कि कोई भी अफर्मेटिव डिस्क्रिमिनेशन इन द फेवर ऑफ वुमेन, तो यहां पर उसको अलाउ करता है कि यहां पर अगर कुछ भी आप लोग को चेंज करना है तो पॉजिटिव चेंज वुमेन के लिए आप लोग यहां पर लेकर आ सकते हैं आर्टिकल 15 में। आर्टिकल 16 बड़ा इंपॉर्टेंट है यहां पर, ये अगर आप लोग को पब्लिक एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कराना है, अपॉर्चुनिटी, तो हर एक सिटीजन को इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करानी पड़ेगी आप लोगों को यहां पर। ये खुद संविधान निर्माताओं ने आर्टिकल 16 में लिखा है। और आप लोगों को याद होगा जब इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड लेबर लॉज आप लोगों को यहाँ पर पढ़ने को मिले थे, उस टाइम पर यहाँ पर इसके बारे में काफी बात की गई थी, फोर्स लेबर के बारे में, ठीक है। कई बार आप लोगों ने इनके बारे में डायरेक्ट क्वेश्चन भी देखे एग्जाम में, इवन प्रीलिम्स के अंदर भी। तो यहाँ पर ये ट्रैफिकिंग यानी कि ह्यूमन की, इंसानों की तस्करी की जाती है, कई बार उनको मारकर उनके जो बेसिकली जो बॉडी पार्ट्स हैं वो बेचे जाते हैं, फोर्स लेबर कराई जाती है यहाँ पर, जबरदस्ती उनको पैसे नहीं दिए जाते हैं उसके लिए। तो ऐसी हरकतें फंडामेंटल राइट में आर्टिकल 23 में बेसिकली बोला गया कि इनको यार रोकना है हम लोग को, ठीक है। इसी के साथ में यहाँ पर आर्टिकल 39 है। अब तक तो यहाँ पर फंडामेंटल राइट चल रहे थे, अब 39 हो गए, क्योंकि आर्टिकल 12 से लेके आर्टिकल 35 तक पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट है। अब आर्टिकल आप लोग आगे चले गए, आर्टिकल 36 से लेके आर्टिकल 51 तक, अब आप लोग पहुंच गए पार्ट 4 के अंदर में। तो यह है डीपीएसपी यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी कि राज्य की नीति के निर्देशक तत्व। तो अब नेक्स्ट पोर्शन में पहुंच गए हम लोग यहाँ पर। तो आर्टिकल 39 जो है यहाँ पर ये इंश्योर करता है कि पे फॉर इक्वल वर्क फॉर बोथ मैन एंड वुमेन। तो ये इतना इंपॉर्टेंट है जिसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाते हैं।
42वां, रिक्वायर स्टेट को प्रोवाइड कराए जस्ट ह्यूमन वर्किंग कंडीशन, कि इंसानों को इंसान जैसी कंडीशन मिले और महिला काम करें, तो वहां पर ध्यान रखना पड़ेगा उनके लिए अलग से टॉयलेट और वो सब फैसिलिटी यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि एक तरीके से महिलाओं को तो और दिक्कत रहती है, खासकर मंथली जो पीरियड साइकिल चलती है उसके लिए अलग से फैसिलिटी प्रोवाइड कराएं यहाँ पर, ताकि उनको वो ईजी फील हो सके। वहां पर किसी के पास में बच्चा है तो उसके लिए क्रैच की फैसिलिटी प्रोवाइड कराएं ताकि बच्चे को दूध पिलाया जा सके। तो ये बातें यहाँ पर बोली जाती है। आर्टिकल 51A यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा कि वुमेन को एनकरेज करने की बात की जा रही है ताकि यहां पर उनकी डिग्निटी देखने को मिले। इवन ये इंटरेस्टिंग है, यहां पर एक बहुत पहले की बात हो गई, लगभग मुझे लग रहा है शायद 1 या 1.5 साल पहले की बात हो गई प्रॉपर्टी के बारे में एक आर्टिकल आया, वो आर्टिकल मैंने डिस्कस किया, तो उसमें मैंने सारी बातें बताई कि क्या क्या अधिकार है। अगर एक पर्टिकुलर पर्सन है ए, उसके 2 बच्चे हैं बी एंड सी, बी जो है यहाँ पर ये है बॉय लड़का और सी जो है यहाँ पर ये है गर्ल यानी कि लड़की, तो यहां पर लड़की को भी समान अधिकार है, वो प्रॉपर्टी में अपने इक्वल अधिकार ले सकती है जैसे लड़के को मिल रहे हैं, यानी कि पेरेंट्स की प्रॉपर्टी का इक्वल अधिकार होता है लड़का और लड़की के ऊपर में। वो अलग बात है कि लड़की का त्याग आप लोगों को देखने को मिलता है, अपने भाई के लिए वो प्रॉपर्टी छोड़कर दूसरे घर में चली जाती है और भाई को सारी चीज दे देती है, घर भी भाई को दे दिया, प्रॉपर्टी भी भाई को दे दी। ये क्या है, ये पैट्रियार्कल सोसाइटी है। तो मैंने आर्टिकल डिस्कस किया था उस टाइम पर, तो बेसिकली कई बार ऐसा होता है भाई और बहन की बनती नहीं है, तो एक लड़की थी उसने बोल दिया अपने पापा को कि पापा ऐसा है मुझे मेरी प्रॉपर्टी चाहिए तो फिर उसका मेल आया मेरे पास में, कह रही है सर मैंने बोला घर पे, मुझे धुंधिया पकड़े घर वालों ने क्योंकि तेरे पहले शादी करे तो यहाँ पर हमारा बेसिकली सारी प्रॉपर्टी लेके जाएगी। हंसने वाली बात है अलग कि हंस के मैं थोड़ा बोल रहा हूं, पर लेकिन बहुत ही घटिया किस्म की बात है, ठीक है, अगर ढंग से इसको आप लोग देखकर चलोगे, क्योंकि लड़की को उसका अधिकार नहीं मिलता है। लड़की को अगर देखा जाए तो एक तरीके से किस तरीके से ट्रीटमेंट मिल रहा है, अगर उसके मैके में उसकी प्रॉपर्टी अगर उसको मिले तो यहां पर आप लोग देखो, यहां पर इक्वल ट्रीटमेंट यहां पर दिया जाए, तो वहीं से आप लोगों को डिस्क्रिमिनेशन यहां पर देखने को मिलता है। तो फिर आगे चलकर एक अलग कंडीशन आप लोगों को देखने को मिलती है। तो कई बार ये माना जाता है कि लड़की का कोई घर नहीं होता है, मैके में जाए तो वहां पर बोले कि भैया भाभी जब तक माँ बाप बैठे हैं तब तक तुम्हारा घर है, अब भैया भाभी रह गए तो उसके बाद में तो भैया सब तुम्हारा घर नहीं है, ठीक है। ससुराल में वहां पर जाए तो वहां पर तब तक उनको बहू नहीं आ रही है, लड़की की शादी नहीं हो रही है, बच्चों की शादी नहीं हो रही है, तब तक उसके बाद में तो बागडोर उनके हाथ में चली जाती है। तो एक अजीब सी चीज आप लोगों को देखने को मिलती है लड़कियों के लिए, और ये पैट्रियार्कल सोसाइटी का बनाया हुआ एक ढांचा आप लोगों को निकल कर आएगा। 73rd और 74th अगर अमेंडमेंट के बारे में बात करें 1992 में, तो ये रिजर्व है 1/3 सीट कहां पर, लोकल पंचायत के अंदर में। हम लोग रो रो कर सर पीट पीट कर वो एक तरीके से थक गए कि पार्लियामेंट के अंदर भी यार 33% रिजर्वेशन प्रोवाइड करा दो, आज तक नहीं कराया यार इन लोगों ने, आप लोग खुद देख लो। तो इतनी गंदी हरकतें देखने को मिलती है कई बार, तो मैंने कहा क्या ही बोला जाए, 2008 से ये पेंडिंग पड़ा हुआ है कि महिलाओं को 33% रिजर्वेशन प्रोवाइड करा दो पार्लियामेंट में। बोले पंचायत में दे लो, पंचायत में तो दे ले भाई साहब, पंचायत में तो झंडे गाड़ रहे हैं, काफी अच्छे से अच्छे काम किए जा रहे हैं बहुत सारी प्रधान के द्वारा, पर लेकिन उनको लोकसभा में क्यों नहीं दिया जा रहा है ये भी तो बता दो। तो ये सारे के सारे प्रोविजन अगर महिलाओं के बारे में लिखने के लिए कुछ आ जाए, या फिर डायरेक्ट ये वो वाले आर्टिकल हैं जिनसे डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन भी आप लोगों से पूछा जा सकता है, तो कोई कंफ्यूजन इसको लेकर आप लोगों के माइंड में नहीं होना चाहिए, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लेना। डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने यहाँ पर, इसका आंसर आप लोग दीजिए, देखता हूं कौन सही आंसर देता है। अभी जो आर्टिकल तसल्ली में आप लोगों को चिल्ला चिल्ला कर पढ़ाए हैं और बिल्कुल यूपीएससी के पैटर्न पर क्वेश्चन है, देखा होगा यूपीएससी ने जो खेल खेला था आपकी बार आर्टिकल 15 में बात की जा रही है प्रोहिबिट द डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेस ऑफ रिलीजन, कास्ट, सेक्स। इसी के साथ में आर्टिकल 23 ये ट्रैफिकिंग के बारे में बात की जा रही है, फोर्स लेबर के बारे में। आर्टिकल 39D डायरेक्ट करता है स्टेट को कि मैन एंड वुमेन को इक्वल राइट एक तरीके से दे यहाँ पर जो लाइवलीहुड के लिए। आर्टिकल 51A एनकरेज करता है रिनाउंस करने के लिए जो डेरोगेटरी प्रैक्टिस होती है वुमेन के लिए। तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट, याद रखना करेक्ट पूछा गया है, ओनली 1, 2, 3 या फिर ऑल। तो सही आंसर क्या आप लोग के हिसाब से, देखता हूं कौन सी आंसर देता है। वीडियो को पॉज कर आंसर दे लेना, क्योंकि अगर यहीं पर गलत कर लोगे तो दर्द नहीं होगा, एग्जाम में गलत होगा तो बहुत दर्द देगा, ठीक है, कि काश यार सही हो जाता। तो सही आंसर क्या बताइए आप लोग यहाँ पर। एक ये है क्वेश्चन यहाँ पर कि जेंडर स्टीरियोटाइप के बारे में बात करें तो क्या होता है, तो ये सारी चीजें आप लोगों से डायरेक्ट क्वेश्चन की फॉर्म में पूछी जाती हैं। यहाँ पर भी करेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया, तो वीडियो को पॉज कर आंसर दो, ठीक है। इसका आंसर आप लोगों को देखने को मिलेगा यहाँ पर सी है। सारी की सारी जो इंपॉर्टेंट बातें हैं यहाँ पर कि किस तरीके से जेंडर स्टीरियोटाइप के बारे में बातें करते हैं, और जो पहला क्वेश्चन है उसका आंसर आप लोगों को देखने को मिलेगा बेसिकली सी, क्योंकि ये जो है आर्टिकल 39A के अंदर है बोला गया, ना कि 39D के अंदर में। तो ये है इंपॉर्टेंट बातें। तो बड़ा ही प्यारा सा आर्टिकल, उसके साथ में क्वेश्चन भी प्रैक्टिस हो गए। और ये जो बुक है ये किसके द्वारा छापी गई है, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, ये भी याद रखिएगा।
हमारे देश में फिलहाल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है, सबसे पहले तो आप लोगों को उनका नाम बताना है, ठीक है। दूसरा, कौन से नंबर के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है ये आप लोगों को बताना है। ये बहुत ही फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, बहुत ही एक फैक्ट है डायरेक्ट। कई बार जब स्टेटमेंट देते हैं एग्जाम में तो ऐसे फैक्ट डाल दिए जाते हैं एक दो, ठीक है। आप लोगों ने देखा होगा अगर पेपर ढंग से एनालाइज किए होंगे तो बताना जरूर, ये छोटी छोटी बातें कई बार क्वेश्चन गलत कराकर चली जाती हैं, ठीक है। तो कोई भी डाउट आप लोगों को नहीं होना चाहिए, ओके। और फीडबैक जरूर दे दिया करो, जैसा भी लगता है आप लोगों को लाइक या डिसलाइक कर बता सकते हैं, और कोई डाउट है तो पूछ लिया करो, ऑलवेज वेलकम है कि नहीं। कोई डाउट हो तो पूछ लिया करो, घर की बात है, ठीक है, शर्माया नहीं करते, ओके। उन्हें कहते हैं कि रिश्तेदारी में जाके ज़्यादा रोटी नहीं खाया करते, वहाँ पे बोल लिया करते हैं कि भाई साहब कम रोटियाँ खाना वरना बेइज्जती हो जाएगी। यहाँ तो घर की बात है, कितनी रोटियाँ खा लो, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो मुझे आप लोगों के साथ में शेयर करनी है। एक तो आज शाम को आप लोगों का टेस्ट होने वाला है, जो कि आप लोगों को यहाँ पर वो टेस्ट जो है वो एंजॉय करना है, ठीक है। उस टेस्ट के अंदर में आप लोगों को पता है जो भी पूरे वीक के अंदर में आप लोगों ने जो भी यहाँ पर क्विज अटेम्प्ट किया था वो वहाँ पर आप लोगों को इसके लिए टेस्ट होता है, और ये टेस्ट सबके लिए है, ऐसा नहीं कि यहाँ पर बस उनके लिए होता है जो कि पेड क्लासेस यहाँ पर ले रखे हैं। तो सब आप लोग इसको अटेम्प्ट कर सकते हो, जो कि 5 बजे आप लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है। इसी के साथ में जो पेड क्लासेस हैं उनके लिए भी टेस्ट रहता है कि पूरे वीक में आप लोगों को क्या पढ़ाया गया है, तो उसका टेस्ट आप लोगों को 4 बजे देखने को मिलेगा। तो दोनों आप लोग अपने अपने टेस्ट अटेम्प्ट कर सकते हो। अगर कोई ऐसा एसएलवी फैमिली मेंबर है जिसको लग रहा है कि यार पेड क्लास में क्या पढ़ाया जा रहा है, मुझे भी उसका टेस्ट देखना है, तो इसके लिए भी प्रोविजन अवेलेबल है। सारे के सारे जो टेस्ट हैं वो आप लोग यहाँ पर इनको एंजॉय कर सकते हो, ठीक है। तो आप लोग भी जाकर इसको देख सकते हो, बहुत ही माइन्यूट प्राइस में है, यहाँ पर सारे के सारे टेस्ट आप लोगों को मिल जाएंगे जो क्लास से पढ़ाया जा रहा है उसका जो टेस्ट हो रहा है। दूसरा, यहाँ पर एक बच्चे ने बोला कि सर आपने नोट्स वाले जो टेलीग्राम ग्रुप है उसमें नोट्स प्रोवाइड कराना क्यों बंद कर दिया। वो जो टेलीग्राम ग्रुप है उसमें अभी फिलहाल नोट्स नहीं आ रहे हैं, कुछ दिनों से 1-2 सब्जेक्ट के आ रहे हैं बेसिकली। उसमें यार रीज़न ये है कि कई सारे टीचर जो हैं उसको लेकर कंफर्टेबल नहीं है, ठीक है। वो ये कह रहे हैं कि देखो बेसिकली जो कोर्स हम पढ़ा रहे हैं यहाँ पर उस कोर्स का प्राइस अलग है, और ये आप लोग लगभग 499 में सारे जो नोट्स प्रोवाइड करा रहे हैं ये लगभग फ्री के बराबर है। इससे जो है हमारा कंटेंट जो है ये समझो कि फ्री में मार्केट में आता जा रहा है, ठीक है। तो ये कई सारे टीचर जो है उसके लिए कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे हैं। तो मतलब वो कुछ तो ये भी कह रहे हैं कि इसका प्राइस बढ़ा दो, मतलब सब अपनी राय रखते हैं, उनकी सबकी अपनी अपनी राय है, तो वो एक अलग बात है। पर लेकिन यहाँ पर जो मुझे समझ में आ रही है चीज़ें, मुझे 2 चीज़ें समझ में आ रही हैं। या तो ये जो पर्टिकुलर जो नोट्स रहने वाले हैं ये इसी प्राइस में रहेंगे, और अगर ये नहीं हो पाती हैं चीज़ें आगे तो जिसने भी यहाँ पर पैसे पे कर रखे हैं उनके सबके पैसे जो हैं वो रिफंड कर दिए जाएंगे, ठीक है। क्योंकि अगर चीज़ नहीं बैठ रही है, क्योंकि मैं इससे ऊपर प्राइस करने वाला हूँ नहीं, ठीक है। स्टार्टिंग में भी यहाँ पर बहुत फोर्स किया गया था 999 करने के लिए, तो मुझे कंफर्टेबल नहीं लगा यार, तो मैंने उसलिए यहाँ पर, तो देखो मैं इसीलिए यहाँ पर बैठा हूँ कि चीज़ें जो है जिसमें सबको कंफर्टेबल फील हो सके वो उस चीज़ को उस लेवल पर लेकर जाया जा सके। तो यहाँ पर कुछ टीचर हैं वो कह रहे हैं कि मटेरियल इतने सस्ते में नहीं देना चाहिए, तो ये सारी चीज़ें चल रही हैं। तो अगर देख लो संडे वनडे तक अगर यहाँ पर चीज़ें आती हैं, ठीक है, तो सही है। अगर संडे तक चीज़ें नहीं आएंगी तो इसका मतलब ये कि आपके पैसे जो हैं मंडे से रिफंड होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये बातें हैं इसमें, क्योंकि मैं फाइनल जो है संडे में कर दूंगा बेसिकली बैठकर सारे टीचरों से बात करके। तो ये चीज़ें हैं यहाँ पर, ठीक है ना। तो ये कुछ बातें मुझे शेयर करनी थी, क्योंकि कई सारे बच्चे बोलेंगे सर पैसे ले लिए, पैसे लेने के बाद में जो है मतलब एक तरीके से मटेरियल प्रोवाइड नहीं करा पा रहे हो, ठीक है। तो कई सारे कमेंट आते हैं ऐसे। और यार एक बात समझने की कोशिश करो कि कोर्स का जो प्राइस है उसके कंपेयर में ये ना के बराबर है, ठीक है। तो इसको भी ये कह रहे हैं सर हमारे पैसे लूट लिए। मेरे ऊपर तो ट्रस्ट लग रहा हो यार, है मतलब मुझे ही बोल रहे हो सीधे लूट लिए। तो ये चीज़ें हैं, चलिए कोई नहीं। बाकी आंसर राइटिंग ग्रुप जो है वो प्रॉपर सिस्टमेटिक वे में आप लोगों का चलता रहेगा, उसमें कोई टेंशन नहीं है। अपना आंसर लिखने के बाद में उसको रिव्यू भी कर लिया करो। और डेमो आंसर आप लोगों का थोड़ा सा लेट इसलिए डाला जा रहा है क्योंकि यहाँ पर ये चाह रहे हैं कि पहले आप लोग अच्छे से अपनी प्रैक्टिस कर लो, उसमें कोई डाउट न रहे, उसके बाद में आप लोगों को डेमो आंसर मिले, तो वो आप लोग देख सकते हो। ये टेस्ट देना, और बाकी टेस्ट सीरीज जो है सारी टेस्ट सीरीज आप लोग की अवेलेबल है, उनको आप लोग अच्छे से एंजॉय करिए, क्योंकि अगर टेस्ट सीरीज ढंग से लेकर चलोगे तो प्रैक्टिस अच्छी होगी। और जो भी क्लास आप लोग ज्वाइन करना चाहते हैं वो सारी की सारी क्लास आप लोगों को यहाँ पर अवेलेबल देखने को मिल जाएगी। तो इनको आप लोग जब भी चाहें आप लोग इनको ज्वाइन कर सकते हैं। ये studyloverv.in की वेबसाइट है, यहाँ पर इस पे जाकर आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, फिर एप्लीकेशन के थ्रू। और सारी की सारी टेस्ट सीरीज भी हैं यहाँ पर। ये फाउंडेशन नोट्स की जो वीकली टेस्ट सीरीज है ओनली 499 में है, इसको आप लोग चाहो तो डाउनलोड कर सकते हैं। पूरा जो पढ़ाया जाता है इसको भी आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। CDS की देना चाहते हैं, CSET की अलग से लेना चाहते हैं अगर आप लोग, तो सारी चीज़ें अवेलेबल हैं यार। इनको जाकर एक बार देख लो तो आप लोगों को आइडिया हो जाएगा कि क्या क्या चीज़ें, और अच्छे से इनको एंजॉय करो, ठीक है। एक और इंपॉर्टेंट बात, जो संडे में आप लोगों का टेस्ट होगा अब की बार, वो टेस्ट जो है वो सबके लिए फ्री अवेलेबल रहेगा। रीजन क्या है, वो टेस्ट जो होगा वो टेस्ट में जो भी टॉप 50 स्टूडेंट आएंगे, ठीक है,
उनको यहाँ पर जो भी SLV क्लासेस के जो भी यहाँ पर जो बेसिकली आज के डेट में कोर्सेज हैं चल रहे हैं आज के डेट में, उनको 33% किसी पर भी उनको जो है वो डिस्काउंट जो है वो प्रोवाइड कराया जाएगा। जो भी पढ़ने वाले बच्चे हैं, जो सीरियस बच्चे हैं, तो उनके लिए बेसिकली ये फैसिलिटी रहती है ताकि एक पर्टिकुलर पर्सन जो है वो सही से अपनी चीज़ों को लेकर चल सके। तो टॉप 50 जो भी रहेंगे यहाँ पर, उसमें से जो भी हमारे यहाँ पर जो भी सारे जो कोर्सेज हैं उनमें से किसी में भी आप लोग अगर एडमिशन लेना चाहते हैं, चाहे टेस्ट सीरीज है, ठीक है, चाहे ऑप्शनल सब्जेक्ट हो गया, तो जो भी यहाँ पर चीज चल रही है उसमें हर एक पर आप लोगों को 33% जो है वो डिस्काउंट मिलेगा टॉप 50 को, ठीक है। उसके लिए कूपन शेयर कर दिया जाएगा आप लोगों के लिए। तो अच्छे से प्रिपेयर करके एग्जैक्ट 9:30 बजे आप लोग तैयार हो जाना, जो कि जो टेस्ट आप लोगों को देखने को मिलेगा उसको आप लोगों को प्रैक्टिस करना है। टेस्ट होगा कहां पर, जब आप लोग यहां पर ये पेड टेस्ट में जाओगे तो यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा यूपीएससी जीएस प्लस सीसेट वाले सेक्शन में। जब आप लोग जाओगे तो यहां पर जब आप लोग जाकर क्लिक करोगे तो इसमें आप लोगों को टेस्ट देखने को मिलेगा, ठीक है। इसमें जो टेस्ट होगा यहां पर ये टेस्ट होगा GS4। तो GS4 जो कि पब्लिश नहीं हुआ अब तक, यहां पर इस पे एप्लीकेशन पर जाओगे तो आप लोगों को डेट भी दिख जाएगी। तो इसको आप लोगों को जाकर अटेम्प्ट करना है। ये सबके लिए फ्री रहेगा, जो कि कल आप लोगों के लिए रहेगा, सबको अटेम्प्ट करना है। और जो भी टॉप 50 स्टूडेंट आएंगे उनके लिए एक ओपन कोड रहेगा, ताकि आप लोग अपनी जो बेसिकली प्रिपरेशन को लेकर चल सको। किसी भी आप लोग मान लीजिए टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं या फिर जो भी आप लोग ज्वाइन करना चाहते हैं, हर जगह आप लोगों को प्रोवाइड कराया जाएगा, जिससे कि आप लोग चाहें तो अपनी चीज़ों को अच्छे से लेकर चल सकते हैं, ठीक है। तो ये आप लोगों के ऊपर है, जहां भी आप लोग चाहें इसको डिस्काउंट को अवेल कर सकते हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन आप लोग इसलिए प्रोवाइड करा दी ताकि कल आप लोग तैयार रहें अच्छे से, ठीक है। दोस्तों ये आर्टिकल डिस्कस करने से पहले एक कंफ्यूजन है जो कि कई सारे बच्चों ने पूछा भी था मुझसे भी, और मुझे लगा कि इसके बारे में बात भी की जाए तो अच्छा रहेगा। और ज़्यादा कोई ऐसा भी नहीं है कि बहुत ही बड़ा कोई टेक्निकल ऐसा फैक्ट है जो कि आप लोग समझ नहीं पाओगे, बड़े ही आसान शब्दों में आप लोगों को समझ में भी आ जाएगा। मुद्दा क्या है, अब की बार जो हमारा स्वतंत्रता दिवस, यानी कि जो फ्रीडम, जो हमारा एक तरीके से स्ट्रगल मूवमेंट जो हमारा कंप्लीट हुआ 200 साल का, उसके बाद में जो हम लोगों ने अपना जो फ्रीडम, जो इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करना स्टार्ट किया, वो कौन से नंबर का इंडिपेंडेंस डे था। कहीं तो 76 लिखा हुआ दिख रहा है, कहीं पर 77 लिखा हुआ दिख रहा है। तो 76 था या फिर 77 था। तो एक बच्चे ने तो बाकायदा कई सारे न्यूज़पेपर की कटिंग दी मुझे और बोला कि सर देखो इन्होंने 76 लिख रखा है, दूसरे न्यूज़पेपर ने 77 लिख रखा है, तो कौन सी इन्फॉर्मेशन करेक्ट है बस ये बता दो। तो मुझे लगा चलो ठीक है यार, उसके साथ साथ में जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर मोदी जी की जो स्पीच के बारे में, वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। सबसे पहले तो ये बताओ स्पीच किस किस ने सुनी, मतलब किस किस ने स्पीच सुनी वो यस लिखेगा, जिसने नहीं सुनी वो नो लिखेगा, और क्यों नहीं सुनी ये बताएगा। और जिसने सुनी उसको क्या नया सीखने को मिला ये बताइए, और इसमें किस किस को कन्फ्यूजन है ये जरूर बताइए। बड़ी आसान शब्दों में आप लोगों से बात करूंगा ताकि कोई भी डाउट आप लोगों को देखने को न मिले। ये अभी यहाँ पर जो पर्टिकुलर जो लिखा गया है 77, ये खुद यहाँ पर प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो ने लिखा है। और यहाँ पर अगर आप लोग 77th बोल रहे हो या फिर 76th बोल रहे हो तो दोनों में कोई भी गलत नहीं है, दोनों सही है। ऐसा कैसे बोल रहे हो सर दोनों सही है, अभी आप लोगों को समझ में आ जाएगा दोनों सही कैसे हैं। हमारा देश जो है वो 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ था, ठीक है। जब 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ, तो अगर 15 अगस्त 1947 के हिसाब से चलें तो हम लोग बात करेंगे अभी 15 अगस्त, अभी हम लोग बैठे हैं 2023 में, तो अगर इसको आप लोग काउंट करोगे तो ये 77th इंडिपेंडेंस डे बैठेगा। पर लेकिन कई सारे लोगों का मानना यह कि इस दिन तो हम लोग आज़ाद हुए थे, पर लेकिन आज़ादी की पहली सालगिरह जो हम लोगों ने सेलिब्रेट कब की थी, वो की थी हम लोगों ने नेक्स्ट ईयर, यानी कि 15 अगस्त 1948 में। तो इसलिए हम लोग को आज़ादी की सालगिरह सेलिब्रेट करनी चाहिए नेक्स्ट ईयर। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने नेक्स्ट ईयर, इस दिन तो बस हम लोग आज़ाद हो गए, पर जो सेलिब्रेशन हुआ वो नेक्स्ट ईयर बाद हुआ, एक साल बाद हुआ, कि हम लोगों ने पूरा एक साल सेलिब्रेट किया अपनी आज़ादी का, तो वो 1948 में सेलिब्रेट किया। तो यहाँ पर कुछ लोग उसको लेकर यहाँ पर 76 लग रहे हैं क्योंकि वो 1948 से काउंट कर रहे हैं। तो इसीलिए यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा कि कोई 77 लिख रहा है तो कोई 76 लिख रहा है। तो ये बात जब पहुंची यहाँ पर पीआईबी के पास में, तो पीआईबी ने भी यहाँ पर इसको देखा कि यार ये चल क्या रहा है, तो यहाँ पर फिर बोला कि दोनों ही सही है यार, आप लोग दोनों एंजॉय कर लो। कोई बोल रहा है इंडिया, कोई बोल रहा है भारत, तो गलत थोड़ी ना है, एक ही तो बात है, जो मन कर रहा है सेलिब्रेट कर लो। बस मुद्दा है कि खुश रहो और एंजॉय करो लाइफ को, ठीक है। तो आप लोगों को कौन सा याद रखना है, 77 याद रखना है या फिर 76 याद रखना है? मतलब मुझे पर्सनली 77 बेसिकली सही लग रहा है अगर देखा जाए, क्योंकि 15 अगस्त जो 1947 की जो इस टाइम पर जो रात होगी जब हम लोगों ने सेलिब्रेशन किया होगा, उस टाइम पर मतलब एक अलग ही तरीके की ललक होगी, ठीक है। 200 साल की गुलामी हम लोगों ने हटाई थी।
तो ये वाला तो अपने आप में स्पेशल हो गया यार, है कि नहीं। बाकी आप लोग बताएं आप लोग ये क्या रहे हैं। अभी जो 77th इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया गया, तो इसमें कई सारे मुद्दे सामने रखे गए प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के द्वारा। इसमें जो कई सारी जो बातें की गई, उनमें कुछ बातें मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा जो कि आप लोग समझ भी पाओगे और उसके बारे में अगर क्वेश्चन बने तो उनको अटेम्प्ट भी कर पाओगे। जैसे अभी अगर बात करें यहाँ पर कई सारे मुद्दों में से एक मुद्दा है कि ऑल वेदर हाउसिंग यूनिट, यानी कि विद किचन, वाटर और इसी के साथ में इलेक्ट्रिसिटी और टॉयलेट, ये हमारे देश में उन लोगों के लिए प्रोवाइड कराए जाने जिसके पास में मकान नहीं है। क्यों? क्योंकि आज़ादी की 75वीं सालगिरह अभी हम लोगों ने सेलिब्रेट करी, और उसके बाद भी अगर देश में हम लोग अपने देश के नागरिकों को यार घर नहीं प्रोवाइड करा पा रहे, तो फिर कैसी आज़ादी? मतलब फिर भी हम लोग आज़ाद बोल रहे हैं अपने आप को। अभी आप लोग यहाँ पर देखते हैं वुमेन इंपावरमेंट के बारे में। अभी वुमेन यानी कि सोसाइटी में महिलाओं के खिलाफ कितने सारे कई सारी कुरीतियां देखने को मिलती हैं। बहुत सारी ऐसी वीडियो वायरल हुई रिसेंटली अभी, जिनको देखकर दिमाग इतना खराब हो गया जिसकी कुछ हद नहीं। आप लोगों ने देखा है कि वो उस पर्टिकुलर लड़की को वो पत्थर मार मार के उसको मार डाला, वो कितनी वीडियो वायरल हुई। कहीं लड़की के टुकड़े कर कर बैग में भरकर फेंक दिया। तो ये कई सारे ऐसे इंसिडेंट यहाँ पर देखने को मिले कि जिसमें वुमेन को एम्पावर करना, उनको जागरूक करना बहुत जरूरी है कि क्या आप लोगों के अधिकार हैं, कितनी आप लोगों को सेफ्टी और सिक्योरिटी यहाँ पर रखनी चाहिए। तो इसके चलते भी बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पर फोकस देना जरूरी है। बेटर क्वालिटी लाइफ फॉर अर्बन पुअर, जो शहरों में जो गरीब रहते हैं, आप लोगों ने देखा होगा अक्सर सड़कों पर यहाँ पर अपना चद्दर डालते हैं, कंबल डालते हैं और उसी पर सो जाते हैं। उनको खाना मिलता है या नहीं मिलता है उसके बारे में कोई ध्यान नहीं करता है। तो उनकी लाइफ के ऊपर ही फोकस देना जरूरी है ताकि उनकी भी लाइफ सुधारी जा सके। तो ये जरूरी है कि इंसानियत के नाते ये हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम लोग एक आज़ाद देश में जी रहे हैं, तो एटलीस्ट लोगों को रोटी, कपड़ा और मकान दिया जाए। सबसे बड़ी बात है सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर, तो ये भी काफ़ी जरूरी आप लोगों को देखने को मिलते हैं। ये सारी बातें मैं यहाँ पर PMAY के फीचर बता रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। इसके बारे में और भी बातें आप लोगों से डिस्कस करूंगा, कई सारी बातें आप लोगों की समझ में यहाँ पर आएगी, तो जिसको आप लोग समझ पाएंगे। इसको प्रधानमंत्री, ये बेसिकली आवास योजना की बातें की जा रही हैं, ठीक है। इसी के साथ में एडुकेट, फिजिकल और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पर होनी चाहिए। ये सारे इस पर्टिकुलर स्कीम के बारे में यहाँ पर बात की। तो ये जो मिशन है गवर्नमेंट का, ये मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर यहाँ पर लॉन्च कर रही है। तो इसमें और आगे लेवल पर ले जाने की बात की जा रही है। वैसे तो ये लॉन्च किया गया था 25 जो जून को 2015 में। अभी अगर आज भी इसके बारे में हम लोग बातें कर रहे हैं और ये इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और कोई बोले कि सर 8 साल पुरानी स्कीम से क्वेश्चन पूछ लिया, सर हद कर दी, तो हद नहीं कर दी है, क्योंकि इसके बारे में प्राइम मिनिस्टर साहब के द्वारा जिक्र किया गया, तो क्वेश्चन पूछ लिया गया, ये न्यूज में बन गया, तो क्या दिक्कत है इसमें। तो यहाँ पर कुछ शब्द यूज किए गए हैं। EWS तो सब जानते होंगे, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। LIG कौन जानता है और MIG कौन जानता है, ये बता दो तो मैं मानूं, है ये तो सब जानते हैं, इनको बताओ तो माने। LIG का मतलब होता है लोअर इनकम ग्रुप, और MIG का मतलब होता है मिडिल इनकम ग्रुप, और इसमें एक और आता है जिसको बोलते हैं HIG, इसको बोलते हैं हाई इनकम ग्रुप। तो ये सारे के सारे शॉर्ट फॉर्म यहाँ पर आप लोग कई बार देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, लोअर इनकम ग्रुप और मिडिल इनकम ग्रुप है, या फिर जो भी यहाँ पर स्लम वगैरह में जो लोग रह रहे हैं उनको पक्का हाउस देने की बात की जा रही थी 2022 तक। तो 75th जब इंडिपेंडेंस डे हम लोग सेलिब्रेट कर रहे थे, तो बोला गया था कि यार आज़ादी की सालगिरह तभी सेलिब्रेट करने का मतलब है जो कि गरीब तबका सोसाइटी का, उसको अगर हम लोग गरीबी से बाहर निकाल पाते हैं। हिम्मत तो बहुत की, पर लेकिन कोविड-19 ने काफी चीजें यहाँ पर बिगाड़ भी दी। तो प्रधानमंत्री आवास योजना जो है, ये कहीं ना कहीं डिमांड ड्रीवन अप्रोच लेकर चलती है, यानी कि जिसकी जो रिक्वायरमेंट है उसको वो प्रोवाइड कराओ। अगर रिक्वायरमेंट ये नहीं है तो जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से सोचो। इसमें क्या क्या कवर किया गया, बहुत ही लार्ज स्केल पर एक अम्ब्रेला स्कीम आप लोग बोल सकते हैं इसको यहाँ पर, जिसमें काफी लार्ज स्केल पर जो सबको यहाँ पर कवर किया गया, जो आप लोग यहाँ पर देखते हैं कि एंटायर अर्बन एरिया, जिसमें स्टैट्यूटरी टाउन हो गया, नोटिफाइड जो प्लानिंग एरिया हो गया, डेवलपमेंट ऑथोरिटी, स्पेशल डेवलपमेंट एरिया, इंडस्ट्रियल एरिया, ये सारे आप लोगों यहाँ पर इसके अंदर में देखने को मिले जो कि यहाँ पर कवर किया गया। तो ये काफी इंपॉर्टेंट स्कीम है जिसके बारे में आप लोग याद रख सकते हैं। कंपोनेंट स्कीम के ISSR, यानी कि यहां पर बात की जा रही है इन सीटू स्लम रीडेवलपमेंट, यानी कि जहां पर जो स्लम रहते हैं उनका वहीं पर ही उसके एरिया का रीडेवलपमेंट कर देना। ये बिल्कुल जैसे इन सीटू के बारे में हम लोग बात करते हैं ना, जिस इन्वायरमेंट में जो जीव जंतु रहता है वहीं पर उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराना, ऐसे यहाँ पर इन सीटू जहां पर स्लम वाले एरिया में ये लोग रह रहे हैं वहीं पर ही पक्का हाउस प्रोवाइड करा देना। CLS यानी कि क्रेडिट लिंक सब्सिडी स्कीम, सब्सिडी मिलनी चाहिए। AHP, इसका मतलब अफोर्डेबल हाउसिंग पार्टनरशिप के बारे में बात की जा रही है। BLC यानी कि बेनिफिशियरी लेड कंस्ट्रक्शन के बारे में बात की जा रही है। तो यानी कि सीधा सीधा बात आप लोग बोल सकते हैं 4 वर्टिकल जो है इनके ऊपर ये पूरी स्कीम टिकी हुई है, और इसके बेस पर उन लोगों को प्रॉपर सिस्टमेटिक में घर वगैरह उनके प्रोवाइड कराने हैं।
तो इसके चलते यहाँ पर जो इनिशिएटिव है अफोर्डेबल और रेंटल हाउसिंग के बारे में बात की जा रही है। मान लीजिए आज के डेट में आप लोग घर से बाहर कहीं जाकर रूम लेते हो, तो रूम का रेंट क्या है, तो वो एक तरीके से बच्चे की कमर तोड़ने वाला होता है। जितना पैसा घर से आता है उसका 50% तो यार रूम रेंट में ही चला जाता है, तो दिक्कत होती है। ग्लोबल हाउसिंग टेक्नोलॉजी, ये भी काफी बड़ा चैलेंज है, कैसे लेकर चलना है। क्लास पोर्टल के बारे में बात की जा रही है, ठीक है, आवास पोर्टल। तो ये हमारे देश के अंदर में प्लेटफॉर्म है जो ऑल स्टेक होल्डर जो भी यहाँ पर घर बनाने में काम कर रहे हैं उनको सबको साथ में लेकर आना। इसी के साथ में यहाँ पर अग्निकार कैंपेन के बारे में बात की गई, जिससे कि यहाँ पर फोकस किया जा सके कैसे वाटर एनर्जी कंजर्वेशन और वाटर मैनेजमेंट हेल्थ इन सब के ऊपर फोकस देना है, इन सबको कैसे आगे लेकर चलना है। तो बहुत सारी ऐसे ये मुद्दे आप लोगों को देखने को मिले। तो ये स्कीम जो थी इसके बारे में जिक्र किया गया प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब के द्वारा। तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो ये मत बोलना यार ये स्कीम कहाँ से आ गई, ये तो हम लोगों ने पढ़ी नहीं थी। क्यों? क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं अर्बनाइजेशन के बारे में, क्या क्या प्रॉब्लम है, कि डिस्कस करना क्या क्या प्रॉब्लम है आज की डेट में, कि जो अर्बनाइजेशन हो रहा है उसको कैसे लेकर चलें। 2013 में 2016 में भी क्वेश्चन पूछ गए हैं यहाँ पर और आप लोगों से अर्बन लाइफ के बारे में, क्वालिटी ऑफ अर्बन लाइफ और स्मार्ट सिटी के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो ये ऐसे एरिया है जहां से फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाते हैं। तो अगर माइंड में क्लैरिटी रहेगी तो आप लोग इसको अच्छे से कवर कर पाओगे, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप लोग पढ़िए। बात की जा रही है विच ऑफ द फॉलोइंग एम टू आइडेंटिफाई द मेन स्ट्रीम, ये बास्केट ऑफ द इनोवेटिव कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी फॉर द अक्रॉस द ग्लोबल, जो ग्लोब है, फॉर द हाउसिंग कंस्ट्रक्शन सेक्टर एंड इसी के साथ में सस्टेनेबल इको फ्रेंडली और डिजास्टर रेजिलियंस। तो कौन सी सिस्टम आप लोग यहाँ पर देखने को मिल रहा है जिसके बारे में ये क्वेश्चन आप लोगों के सामने निकल कर आया। तो ये क्या है, ये ग्लोबल हाउसिंग टेक्नोलॉजी चैलेंज के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है, ठीक है। इसी के बारे में आप लोगों से बात की, ग्लोबल हाउसिंग टेक्नोलॉजी चैलेंज। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से यहाँ पर इस पर्टिकुलर सिस्टम से पूछ लिया गया, ठीक है। इसी के साथ में अगर बात करें PMAYU के बारे में, तो इसमें क्या क्या चीजें आप लोगों को देखने को मिलती हैं, ठीक है। तो अफोर्डेबल हाउसिंग पार्टनरशिप के बारे में बात की जा रही है। ये यहाँ पर XC2 स्लम डेवलपमेंट, यानी कि जहां पर वो रहते हैं उसके बाहर जाकर करना है, ऐसा कुछ है क्या। तीसरा अगर समझ में आ गया गलत है तो आंसर आप लोग आसानी से निकाल लोगे। ऐसे क्वेश्चन आप लोगों से अक्सर एग्जाम में दिए जाते हैं, तो इसलिए कहता हूं ध्यान से अगर सुनोगे तो दिक्कत में नहीं आओगे। एक और क्वेश्चन है पूरा, ये एक तरीके से पूरा स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आप लोगों का, और इनकरेक्ट के बारे में पूछ लिया गया, ठीक है। तो जब सारी की सारी स्टेटमेंट पढ़ोगे, पढ़ने में टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, सारी की सारी स्टेटमेंट जो है ये करेक्ट है, ठीक है। और यहाँ पर क्या पूछ लिया, इनकरेक्ट कौन सा है, तो कोई सा भी इनकरेक्ट नहीं है और आंसर डी हो गया। और यहाँ पर ये सारी चीजें मैंने भी आप लोगों को पढ़ाई, इसी में से सारे पॉइंट यहाँ पर निकाले गए हैं, ठीक है। और ये आप लोग ये क्वेश्चन भी हो गए। तो टॉपिक को तैयार करने का तरीका जिस दिन आप लोगों ने ये पकड़ लिया, अब आप लोग चाहे किसी भी छोटे एग्जाम की तैयारी कर लो या बड़े एग्जाम की तैयारी कर लो, छोटा बड़ा हालांकि कोई एग्जाम होता नहीं है, बेसिकली ये है कि जिसमें आंसर राइटिंग वगैरह की जाती है उसको थोड़ा सा टफ मान लेते हैं, बड़ा मान लेते हैं, और जिसमें सिंगल पेपर होता है वनडे टाइप का उसको छोटा मान लेते हैं। कहीं पर भी अगर क्वेश्चन पूछा है स्कीम के बारे में तो डायरेक्ट आंसर आप लोग दे सकते हो। क्या क्या पॉइंट्स हैं वो एक एक कर मैंने आप लोगों से डिस्कस कर लिए। अगर फिर भी कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी हो तो बताना यार, उसको दूर किया जाएगा, है कि नहीं। तो बताना समझ में आया फिर नहीं, और कोई डाउट हो तो पूछ लेना। पूरी स्कीम कवर करा दी आप लोगों के साथ में, ओके। दोस्तों ये जो आर्टिकल है हालांकि मुझे थोड़ा सा पहले डिस्कस करना था, पर लेकिन कोई नहीं, टाइम नहीं मिला तो अब डिस्कस कर लेंगे। इंपॉर्टेंट चीज जो है वो कोई भी छुटनी नहीं चाहिए, बस ये मेरा पर्पज रहता है जब आप लोगों का ये डिस्कशन कंप्लीट किया जाता है। यहाँ पर हम लोग बात करेंगे इंडिपेंडेंस डे, यानी कि हमारा स्वतंत्रता दिवस, उसकी स्पीच पर प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के द्वारा कई सारी स्कीम जो हैं वो लॉन्च की गई। जैसे एक स्कीम का नाम आप लोग याद रखिएगा, इसको बोलते हैं विश्वकर्मा योजना, विश्वकर्मा स्कीम। जन औषधि केंद्र के बारे में इनको एक्सटेंशन की बात की गई, टेंशन मत लेना, अभी डिटेल में बताऊंगा, ठीक है। ये काफी इंटरेस्टिंग है यहाँ पर, जिसके बारे में सुनकर भी आप लोगों को मतलब थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगेगा, शब्द भी कुछ ऐसा ही चूज किया गया है। 2 करोड़ लखपति दीदी बनाने की बात की गई है, आखिर क्या है समझेंगे। इसी के साथ में बात की जा रही है यहाँ पर किराए पर रहने वाले लोगों के लिए बैंक लोन की राहत, यानी कि ये भी एक ऐसी फैसिलिटी है जो कि बहुत ज्यादा फायदा पहुंचाने वाली है आने वाले टाइम में। यानी कि आप लोगों से मोटा मोटे बात करूं तो एक ही आर्टिकल के अंदर में कई स्कीम तैयार आप लोगों की होने वाली है, और स्कीम भी वो जो कि एग्जाम में डायरेक्ट आप लोगों का क्वेश्चन जो है वो छपा आप लोगों को मिल सकता है, ठीक है। तो पहले तो जैसे स्कीम है, जैसे कि अभी यहाँ पर अनाउंसमेंट आया प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब का कि ऐसा कुछ होने वाला है। तो एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, जब भी कोई ऐसा अनाउंसमेंट आता है तो उसमें बेसिक एक चीज आप लोगों को ये दिखाई देती है कि एग्जैक्टली उसकी कंप्लीट इंफॉर्मेशन निकल के नहीं आती है। स्कीम लॉन्च कर दी गई है, अब उसके ऊपर एनालिसिस किया जाएगा कि क्या क्या चीजें हम लोग इसमें से इंप्लीमेंट किस किस तरीके से कर सकते हैं। तो मतलब एक तरीके से जब प्राइम मिनिस्टर अनाउंसमेंट करते हैं तो वहां पर ये बताते हैं कि होने वाला है कुछ, ठीक है।
उसका एक तरीके से एक आइडिया मिल जाता है, पर लेकिन उसका खाका क्या रहेगा, क्या क्या चीज़ें रहेंगी, क्या क्या चीज़ें उसमें होंगी, तो टाइम टू टाइम जो है उसमें फिर आगे अपडेट होती रहती है। तो ये बात आप लोग ध्यान में रख सकते हैं यहाँ पर। तो कई सारी इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आप लोगों को यहाँ पर बताने वाला हूँ, जिसमें सबसे इंटरेस्टिंग जो मुझे पर्सनली लगा वो क्या था, वो था लखपति दीदी। ठीक है, वैसे यहाँ पर मैं आप लोगों को सारी बताऊंगा, जैसे विश्वकर्मा योजना हो गया, इसके बारे में अगर बात करें तो यहाँ पर सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ जो मुझे जानने को मिली कि यहाँ पर उन लोगों के ऊपर फोकस किया गया जिनको अक्सर इग्नोर किया जाता है। जैसे कि आप लोग बात करें कि आज की डेट में जैसे नाई हो गया, ठीक है, या फिर जैसे कारीगर हो गए, जैसे नहीं घर में घर बनाने वाले हो गए, गोल्ड स्मिथ जैसे सुनार वगैरह, ये सारी चीज़ें आप लोगों को देखने को मिलेगी। इनके लिए 13,000 से लेके 15,000 करोड़ तक के ये इस स्कीम में लॉन्च किया जा रहा है, ताकि इनको एक जॉब, इनको एक रोजगार मिल सके। क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज हुई है यार रिसेंटली, जो कि पहले हाथों से काम किया करते थे, आज के टाइम मशीन आ गई है, तो बहुत सारे लोगों के रोजगार छिन गए, तो कारीगर कई सारे ऐसे बेरोजगार हो गए। तो इस तरीके से उनको एक सपोर्ट प्रोवाइड कराने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है इस पर्टिकुलर स्कीम के तहत में, जिसको यहाँ पर विश्वकर्मा योजना या फिर विश्वकर्मा स्कीम भी आप लोग बोल सकते हैं। ये इंडिविजुअल जो स्किल्ड है, जो खासकर ट्रेडिशनल स्किल है जिसके पास में, उसको ये एक ऐसे एरिया से निकालकर बाहर आएंगे जहां पर उनकी खस्ता हालत हो रखी थी। ठीक है, तो इसी के चलते यहाँ पर ये बात की जा रही है। तो ये काफी इंटरेस्टिंग स्कीम है, यहाँ पर एक तरीका सपोर्ट प्रोवाइड कराएगी। और खासकर मैंने आप लोगों को पहले भी एक आर्टिकल डिस्कस किया था, जिसमें यहाँ पर बात की थी कि एक तरीके से याद होगा टीचर जो पीपल ट्रेडिशन के बारे में, यानी कि गुरु और चेले की जो ट्रेडिशन है। मान लीजिए मुझे कोई बहुत ही शानदार स्किल आती है, मान लीजिए मुझे टीचिंग जो है वो एक तरीके से आती है, थोड़ा बहुत जो मैं पढ़ा लेता हूँ, तो यहाँ पर एक तरीके से अब कोई चाहता है कि ये जो स्किल है इसको आगे जो है बेसिकली दिया जाए, तो यहाँ पर वो मैं किसी इंसान को बता के जाऊँ कि यार कैसे कैसे टीचिंग की जा सकती है, तो 2-4 ग्राम जो मुझे पढ़ाना आता है वो मैं किसी और को बताकर चला जाऊं, वो उसमें कुछ तो मेरी बताई हुई बातें, कुछ अपनी बताई हुई बातें, कुछ अपनी खुद की स्किल उसमें ऐड करे, और एक अच्छा आगे चलकर वो जो एक पर्टिकुलर स्टूडेंट है वो एक अच्छे लेवल पर एक टीचिंग करने लगे। ठीक है, हालांकि हर एक टीचर जो है वो हमेशा आप लोगों को एक स्टूडेंट देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि नई नई चीज जो है वो लर्न करता रहता है, नई नई चीजें जो है वो सीखता रहता है। कभी भी आप लोग ये नहीं बोल सकते कि इंसान जो है वो कंप्लीट टीचर बन चुका है। जो अपने आप को बोलेगा मैं कंप्लीट टीचर हूं, इसका मतलब है कि उसने सीखना बंद कर दिया है। ठीक है, ऐसा बोल सकते हैं। तो इसलिए अक्सर आप लोगों ने देखा होगा हर एक टीचर ये बोलता है कि मैं एक स्टूडेंट हूं, ताकि वो हमेशा सीखता रहे और आगे बढ़ता रहे। यहां पर सबसे बड़ी बात क्या है, इसमें रिकग्निशन मिल रहा है और सपोर्ट मिल रहा है पीएम विश्वकर्मा के तहत में यहाँ पर, कि कौन कौन ऐसे लोग हैं जिनको सपोर्ट प्रोवाइड करानी है। जैसे 1 लाख का यहाँ पर लोन मिल गया, 2 लाख का लोन मिल गया उनको, और एक तरीके से उनको छूट भी मिल रही है, इंटरेस्ट में भी, इंटरेस्ट ज्यादा पेमेंट नहीं करना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात क्या है, कोलेटरल फ्री क्रेडिट, यानी कि जैसे आज की डेट में अगर आप लोग घर का अगर लोन लोगे तो घर के कागजात आप लोगों को बैंक में रखने पड़ेंगे, पर लेकिन यहाँ पर क्या है, ऐसा कुछ नहीं करना है, कोई भी उधारी चीज आप लोगों को नहीं रखनी है। स्किल डेवलपमेंट और इंपावरमेंट के बारे में बात की जा रही है, तो 500 रुपए फॉर द स्किल ट्रेनिंग और 1500 रुपए फॉर द परचेज ऑफ द मॉडर्न टूल्स। अगर किसी को कोई पर्टिकुलर टूल चाहिए, जैसे कोई मशीन लेना चाहता है, ठीक है, या फिर चाहती है उसको सिलाई बुनाई करनी है, तो वो पर्टिकुलर उसके लिए भी सपोर्ट प्रोवाइड कराने की बात की जा रही है। स्कोप और इसी के साथ में कवरेज की बात की जा रही है। 18 के करीब ट्रेडिशनल जो सेक्टर है गांव में भी और शहर में भी, तो ये काफी अच्छा रहेगा, बहुत सारे लोग इसके अंदर आ जाएंगे, तो ये एक अच्छा इनिशिएटिव है। रजिस्ट्रेशन एंड इंप्लीमेंटेशन के बारे में बात की जा रही है, कॉमन सर्विस सेंटर विलेज के अंदर में। इंटीग्रेशन ऑफ द वैल्यू चेन, ये काफी इंपॉर्टेंट है। देखो क्या होता है, जैसे मान लीजिए आज की डेट में कोई पर्टिकुलर पर्सन है, वो एक काम कर रहा है कोई, ठीक है ना, अब उसको दूसरा काम भी स्टार्ट करवा दिया। मान लीजिए आज की डेट में आप लोग मोबाइल रिपेयर करना जानते हैं, ठीक है, अगर आप लोग को आगे चल के लैपटॉप रिपेयर करना भी आ गया, उसी के साथ में फिर आप लोग अलग अलग इक्विपमेंट रिपेयर करने लगे, तो अपग्रेडेशन हो गए ना। तो इस तरीके से स्किल डेवलपमेंट की कोशिश यहाँ पर की जाती है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट एक इनिशिएटिव है, जो कि यहाँ पर अनाउंसमेंट इसका किया गया, और एक बहुत बड़ा सेक्शन जो है सोसाइटी का वो इसके अंदर आ जाएगा। हालांकि कई सारे लोगों ने बोला कि इलेक्शन पास में आ रहा है, तो इसलिए यहाँ पर ये ऐसी स्कीम निकल कर आ रही है। चलो जो भी है, इलेक्शन के बहाने ही सही, कम से कम लोगों को कुछ फायदा तो मिलेगा, है कि नहीं। तो ये एक पर्टिकुलर यहाँ पर आप लोगों को चीज देखने को मिली। ठीक है, दूसरा जो इंपॉर्टेंट मुद्दा यहाँ पर ये अफोर्डेबल मेडिसिन। हमारे देश के अंदर में अगर आप लोगों को दवाइयाँ लेनी है तो उसके 2 तरीके हैं। एक तो ब्रांडेड मेडिसिन बोलते हैं, जिनका बेसिकली कंप्लीट रॉयल्टी जाती है, अगर कोई 5,000 की है, कोई 50,000 की देखने को मिलेगी। जेनरिक दवाई हमेशा 50 रुपए, 100 रुपए, 500 रुपए की आप लोगों को देखने को मिलेगी। क्यों? क्योंकि ये जो दवाइयां हैं ये लोकल लोगों के द्वारा, लोकल कंपनीज के द्वारा बनाई जाती है देश के अंदर में। सेम सोल्ट यूज करके जो ब्रांडेड मेडिसिन में होता है, उसी पैटर्न में यहाँ पर
यानी कि ऐसे नहीं जैसे मान लीजिए एक तो चाय बनाने के लिए चीनी यूज कर रहा है, ठीक है, दूसरे ने चीनी की जगह बूरा इस्तेमाल करनी। अब ये तो है नहीं कि दोनों में कोई गड़बड़ हो गया, दोनों का सेम तरीके का आप लोगों को मीठा नजर आएगा, यहाँ पर आप लोग ज्यादा डिफरेंस कर ही नहीं सकते, ठीक है। तो डिफरेंस क्या है, जैसे ब्रांडेड वाला जो है वो शहद इस्तेमाल कर रहा है बनाने के लिए, ठीक है, तो वो अव्वल दर्जे पे पहुंच गया। एक दूसरा शहद यूज कर रहा है, वो शहद जो है चीनी का मिला हुआ है तो मतलब कहने का है कि वो दवाई भी कोई ज्यादा ऐसा नहीं कि बेकार होती है, अगर उनका थोड़ा सा भी ध्यान रखा जाए तो एक अच्छी क्वालिटी की दवाई होती है, अफोर्डेबल रहती है। तो उसमें आने वाले टाइम में और अच्छे लेवल पर जन औषधि केंद्र हमारे देश में भी जो 10,000 हैं उनको 25,000 करने की कोशिश की जा रही है। इसके लिए 20,000 करोड़ रुपए जो है वो सरकार आने वाले टाइम में देने वाली है। ये खुद यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के द्वारा लाल किले की चोटी से यहाँ पर ये बेसिकली अनाउंसमेंट किया गया, ठीक है। ये काफी इंटरेस्टिंग है जिसके बारे में मैंने बात करी, लखपति दीदी। लखपति दीदी का मतलब क्या है, प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब के द्वारा बोला गया कि लखपति दीदी बनाएंगे देश के अंदर में। और ये जो स्किल डेवलपमेंट है बेसिकली ट्रेनिंग किया जाएगा 20 मिलियन जो वुमेन है खासकर गांव के एरिया में, उनको यहाँ पर सपोर्ट प्रोवाइड कराया जाएगा, उनको सपोर्ट प्रोवाइड कराया जाएगा ताकि वो अपना काम कर सके। इवन यहाँ पर जैसे कि ड्रोन रिपेयर तक की बात की जा रही है, हालांकि मुझे सुनने में थोड़ा सा हाइपोथेटिकल लगा कि गांव में जो खासकर औरतें हैं उनको इस लेवल पर ट्रेनिंग प्रोवाइड कराया जाए कि वो ड्रोन रिपेयर करने लगे। चलो जो भी है, पर लेकिन हाँ सोचा जा रहा है तो एक अच्छी बात है, ड्रोन नहीं तो कुछ तो इंसान कुछ सीखेगा। देखो एक होता है प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब की एक बात आप लोगों ने देखी होगी, वो टारगेट हमेशा बड़े बड़े रखते हैं। वो नहीं कहते कि एक तरीके से आप लोगों ने अक्सर सुना होगा कि सूरज को पकड़ने की चाह रखो, सूरज नहीं तो कम से कम चांद या तारे तो मिल ही जाएंगे, तो वो वाली बात रहती है। तो गोल है लखपति दीदी क्रिएट करने का ताकि जो प्रोस्पेरस सिस्टर रहे विलेज के अंदर में अपने पैरों पर खड़ी रहे और गरीबी रेखा से बाहर निकले और इकोनॉमिक इंपावरमेंट आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिले। इसी के साथ में स्किल ट्रेनिंग की बात की जा रही है ताकि एटलीस्ट 1 लाख रुपए पर ईयर यहाँ पर कमाए जा सके, तो उसके लिए यहाँ पर काम किया जाएगा। ड्रोन प्रोवाइड कराए जाएंगे वुमेन को फॉर एग्रीकल्चर एक्टिविटीज के लिए और ट्रेन किया जाएगा कैसे यहाँ पर एलईडी बिल्डिंग और ये दूसरे चीजों में भी यहाँ पर या कुछ इनको बनाने के लिए भी यहाँ पर एक तरीके की चीजें देखने को मिले। इनकी स्किल डेवलपमेंट किया जाएगा ताकि इनको बनाया भी जा सके। और यहाँ पर तो रिपेयरिंग ऑफ ड्रोन की बात की गई, जब ड्रोन इस्तेमाल करेंगे तो बिल्कुल ऐसे है जैसे कोई दिक्कत हो गई किसी प्रोडक्ट में, कई बार आप लोगों ने देखा होगा घर में फ्रिज में कुछ हो गया, टीवी में कुछ हो गया, अक्सर अपने आप खोल के बैठ जाते थे, ठीक है। तो ऐसे ही कुछ यहाँ पर थोड़ा बहुत एटलीस्ट सीखने को मिले कि हाँ उसको चलाया कैसे जाता है, तो ये भी एक काफी बड़ी बात यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो ये काफी एक इंपॉर्टेंट स्कीम बोल सकते हैं वुमेन इंपावरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। बाकी ये सेल्फ हेल्प ग्रुप एक ऐसा ग्रुप होता है जिसमें 10 से 12 लोग काम करते हैं नॉर्मली, और ये इकोनॉमिकली एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए नजर आते हैं। जैसे नहीं 10-12 दोस्त इकट्ठे हो गए, तुझे पैसे की जरूरत है तो मैं दे दूंगा, तुझे जरूरत है तो मैं दे दूंगा, तो उस तरीके से पैसा इकट्ठा करते हैं यहाँ पर ये, और फिर इसका इस्तेमाल करते हैं यहाँ पर। ये कई बार रजिस्टर भी होते हैं और विदाउट रजिस्टर भी होते हैं। इस पर अभी रिसेंटली स्टेट पीसीएस में क्वेश्चन पूछा गया था कि सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है वो रजिस्टर ही रहते हैं, नहीं रजिस्टर भी हो सकते हैं और विदाउट रजिस्टर भी हो सकते हैं, ठीक है। इंडिया के अंदर में माइक्रो फाइनेंस मॉडल है एक तरीका ये कि जब आप लोग बैंकिंग सिस्टम्स के थ्रू पैसा न ले तो यहां से अभी आप लोग सुधार कर सकते हैं। 1992 में यहाँ पर ये नाबार्ड और आरबीआई की गाइडलाइन के द्वारा कि ऐसा कुछ सिस्टम होना चाहिए जिससे लोगों को एक तो सेविंग करने की भी आदत बने और दूसरा क्रेडिट की भी यहाँ पर बात बने। मान लीजिए मुझे घर से हर महीने 10,000 रुपये मिलते हैं, उन 10,000 रुपये में से मैं 5,000 रुपये जो है वो इस्तेमाल कर लेता हूँ अपना खाने पीने के लिए, उसमें से 3,000 रुपये जो है रेंट दे देता हूँ, उसमें से बच गए जो बेसिकली 2,000 रुपये, उनमें से 1,500 रुपये का लगभग इधर उधर कोई इस्तेमाल हो गया पेन कॉपी दूसरी चीजें लाने में। अब 500 रुपये मैंने सेव कर लिए। अब मैंने ये 500 रुपये सेव कर लिए, हर महीने 500 रुपये सेव कर रहा हूँ, तो एक साल के एंड में मेरे पास में 6,000 रुपये हो गए। अब ये जो 6,000 रुपये हो गए, एक तो सेव भी हो रहे हैं। अब पता चला ये 6,000 रुपये किसी को उधार दे दिए, ठीक है, अगर यार दोस्त को देते तो अलग बात है, वरना कोई ऐसा इंसान है जो कि इंटरेस्ट पर पैसा लेना चाहता है, ठीक है, तो उसको पकड़ा दिए कि भाई साहब 6 रुपये एक तरीके से 6% का ब्याज लिया जाएगा। तो आप लोग बोल सकते हैं कि वही सेविंग जो है वो अर्निंग का काम करने लगी। तो इसी तरीके से जो सेविंग होती है उसको फिर क्रेडिट के तरीके से भी इस्तेमाल किया था, इस तरीके से देने के लिए कहीं ना कहीं ऐसा बोल सकते हैं। तो यहाँ पर ये काफी अच्छा एक तरीका है यहाँ पर सेल्फ हेल्प ग्रुप के अंदर में। और जब सेल्फ हेल्प ग्रुप को यहाँ पर लिंक किया जाता है बैंक के साथ में और अच्छी सपोर्ट मिल जाती है। यहाँ पर कोऑपरेटिव लिंक्स भी यहाँ पर बात की जा रही है कोऑपरेटिव सोसाइटीज के साथ में। इसी के साथ में वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप, मैक्सिमम आप लोगों को महिलाएं देखने को मिलेगी सेल्फ हेल्प ग्रुप में, तो इसलिए उनके ऊपर ज्यादा फोकस देने की बात यहाँ पर की जाती है ताकि उनकी इनकम बढ़ाई जा सके। क्योंकि अक्सर जब इनकम के बारे में बात करते हैं तो वहां पर मेल कम्युनिटी जो है बेसिकली सामने निकल कर आती है। फीमेल को हम लोग ऐसे देखते हैं कि इनके हाथ में कुछ है ही नहीं है, बेसिकली एक तरीके से बस घर घर से संभालनी है इन लोगों को, तो वो वाली एक सोचने वाली बात होती है, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट एक स्कीम आप लोग बोल सकते हैं, ठीक है।
बाकी ये कुछ फीचर्स हैं यहाँ पर सेल्फ हेल्प ग्रुप के हमारे देश के अंदर में 1 करोड़ से भी ज्यादा एक्टिव सेल्फ हेल्प ग्रुप आज के डेट में बैंक अकाउंट के साथ में लिंकेज देखने को मिलेंगे। 10 करोड़ के करीब लोग काम कर रहे हैं। एक सेल्फ हेल्प ग्रुप में 10 लोग हो गए तो 1 करोड़ में कितने हो गए? 10 करोड़ हो गए। सीधी सीधी बात है, कोई ज्यादा मैथमेटिक्स नहीं है, ठीक है। बैंक अकाउंट बैलेंस जो इनके द्वारा लगभग 7,000 करोड़ इकट्ठा कर रखा है, यानी कि पूरा एक यूनिकॉर्न है सेल्फ हेल्प ग्रुप, ऐसा बोल सकते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है। 90% सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है वो वुमेन के द्वारा लीड किए जाते हैं, इसीलिए इनको सपोर्ट प्रोवाइड कराने की बात करते हैं कि वुमेन इंपावरमेंट हो रहा है इनडायरेक्ट वे में। अगर आप लोग बोले इनकम जनरेशन होता है पुअर के लिए, एक्सेस होती है यहाँ पर बैंक के बारे में बात करें, डोवरी और जो एल्कोहलिज्म यानी कि एक तरीके से दहेज प्रथा और यहाँ पर शराब वगैरह, उनसे डिस्टेंस बनाने की कोशिश की जाती है। प्रेशर ग्रुप होते हैं ग्राम के अंदर में, ताकि एक पंचायत पर भी प्रेशर डाल के यहाँ पर उससे अच्छे काम करवाए जा सके। अपलिफ्टमेंट होता है एक सोसाइटी के अंदर में, और वुमेन तो यहाँ पर हो ही गई जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये स्कीम है जिसके बारे में डायरेक्ट क्वेश्चन भी आप लोगों से पूछा जा सकता है। सेल्फ हेल्प ग्रुप किस तरीके से काम करते हुए नजर आते हैं। अब एक पर्टिकुलर सिस्टम के बारे में बात की जा रही है और ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। और आप लोगों को याद होगा जब आंसर राइटिंग ग्रुप के अंदर में एक मॉडल आंसर पोस्ट किया था, उसमें एग्जाम्पल के तौर पर मैंने आप लोगों को बोला था कि इस तरीके के एग्जाम्पल आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर इनको एक बार मेंशन कर दोगे तो एग्जामिनर जो है वो दिल से खुश हो जाएगा और बोलेगा वाह क्या बात है, यही तो आंसर चाहिए था। तो ये आप लोग हमेशा ध्यान रखिए। इस्टेब्लिश किया गया 1997 में केरला के अंदर में कैसे गरीबी और इंपावरमेंट, गरीबी मिटाना है और इंपावर करने हैं महिलाओं को। और इसी के साथ में यहाँ पर फोकस किया गया, सपोर्ट प्रोवाइड कराई गई नाबार्ड के द्वारा। 3 टायर स्ट्रक्चर तैयार किया गया, जैसे प्राइमरी लेवल, वार्ड लेवल और यहाँ पर लोकल गवर्नमेंट लेवल, जिसमें नेबर ग्रुप बनाए गए, यहाँ पर एरिया डेवलपमेंट सोसाइटी बनाई गई और कम्युनिटी डेवलपमेंट सोसाइटी। काफी स्ट्रक्चर वे में काम करता है। मतलब ये ऐसे आप लोग समझ सकते हैं, जब कोई भी काम सिस्टमेटिक वे में होता है तो उसकी एक स्ट्रक्चर तैयार हो जाती है और उस स्ट्रक्चर के थ्रू यहाँ पर सारी चीजें एक बैलेंस में चलती है। जैसे नहीं आप लोग देखते हैं कि एक पर्टिकुलर शेड्यूल दे दिया टीचर को, हर एक टीचर जो है वो अपना लेक्चर ले रहा है, उसके बाद में वो जो टीचर है वो शानदार तरीके से बेसिकली प्रैक्टिस भी करा रहा है हर लेक्चर के एंड में, फिर उसकी एक पीडीएफ भी प्रोवाइड करा दी जा रही है हिंदी और इंग्लिश में। उसी के बाद में फिर आप लोगों को यहाँ पर क्वेश्चन प्रैक्टिस हो गई वीकेंड में। तो ये स्ट्रक्चर करती है, इसके अंदर पूरे कई सारे लोग जो हैं वो मिलकर काम करते हैं। तो यानी कहने का मतलब आप लोग ये बोल सकते हैं कि बहुत एक अच्छा स्ट्रक्चर तैयार करने के लिए एक स्किल्ड लेबर फोर्स की भी रिक्वायरमेंट होती है और उसके थ्रू फिर अच्छे से काम होना स्टार्ट होता है, तो चीजें अच्छे से चलती है। ठीक है, तो काफी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, जो कि आप लोग याद रखते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा चुके हैं पहले भी। बात करें यहाँ पर किसके बारे में, यहाँ पर ये भी आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा सकते हैं। यहाँ पर ये है ई शक्ति, ई शक्ति प्रोग्राम। ये ई शक्ति प्रोग्राम किसका है? नाबार्ड का है, ताकि सेल्फ हेल्प ग्रुप को डिजिटलाइज किया जा सके और आसानी से उसकी चीजों को इंप्लीमेंट किया जा सके। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप अगर डिजिटलाइज हो जाएंगे तो फाइनेंशियल इंक्लूजन के बारे में पता चलेगा, कितने सारे लोगों के पास में क्या क्या पैसा है। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप का जो मैंने भी आप लोगों को बताया कि 7,000 करोड़ रुपए इन्होंने इकट्ठा कर रखी है। तो ये क्या मतलब हो गया इसका? अगर ये सारा का सारा सिस्टम जो है सिस्टमेटिक वे में आगे बढ़ेगा तो और लोग इसके साथ में कनेक्टेड होंगे और लोगों को फायदा होगा। एक तरीके से सबके सामने सारी चीजें रहेंगी। अकाउंट किसी को चेक करने 1 मिनट में चेक कर लो क्या क्या है अकाउंट के अंदर में, सारी चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी। कोई घपलेबाजी यहाँ पर नहीं निकल कर आएगी। आधार कार्ड के साथ में लिंक कर दिया तो यहाँ पर और ऑथेंटिसिटी यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो ये सारे के सारे प्रोग्राम कहीं ना कहीं एक सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से और अच्छे लेवल पर बढ़ते हैं, जैसे डिजिटलाइजेशन इसके अंदर में घुस जाता है आकर। ठीक है, तो ई शक्ति प्रोग्राम ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो आप लोग बोल सकते हैं कि ये क्वेश्चन आप लोगों से डिस्कस किए गए जिनके ऊपर डायरेक्ट आप लोगों से एग्जाम में चीजें बनती हैं। ठीक है, 2017 में क्वेश्चन पूछा गया सेल्फ हेल्प ग्रुप के बारे में, आप लोग डायरेक्ट देख सकते हैं, पढ़ो इस क्वेश्चन को। 2021 में क्वेश्चन पूछा गया यहाँ पर कि कैसे यहाँ पर सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है वो गरीबी वगैरह को इनको यहाँ पर मिटाने में हेल्प करते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट और प्यारा टॉपिक बनता है यार। अगर ढंग से चीजों को पढ़ोगे ना तो ये ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी आप लोग आसानी से अटेम्प्ट कर पाओगे एग्जामिनेशन हॉल के अंदर में। तो इसलिए कहता हूं कि चीजों को तसल्ली में एक बार कवर कर लो। ठीक है, प्यारा सा क्वेश्चन है। कदम श्री के बारे में बात की जा रही है। प्रोग्राम जो है न्यूज में देखने को मिला, कौन से राज्य का है? तो अभी डिस्कस किया, आप लोगों से बताइए कौन से राज्य का है। इसी के साथ में आप लोगों के सामने कुछ क्वेश्चन है, जैसे यहाँ पर बिल्कुल एग्जामिनेशन जैसे आप लोगों ने पैटर्न देखा उसी के पैटर्न पर है। विश्वकर्मा योजना के बारे में बात की जा रही है। तो यहाँ पर ये बोला गया कि किस पर्टिकुलर पर्पज के लिए, तो स्किल्ड जो बेसिकली लेबर फोर्स है उसको सपोर्ट प्रोवाइड कराने के लिए एससी और एसटी की बात की जा रही है। इसी के साथ में जो भी यहाँ पर बेसिकली एक तरीके से आर्किटेक्ट और जो क्राफ्टमैन होते हैं उनको सपोर्ट प्रोवाइड कराने की बात की जा रही है। बच्चे और जो शिष्य का जो बेसिकली बच्चे और गुरु का जो रिलेशन है उसके बारे में बात की जा रही है। तो उससे रिलेटेड यहाँ पर ये सारी बातें जो मैंने भी आप लोगों को पढ़ाई हैं। तो सही आंसर क्या है? तो सही आंसर है यहाँ पर बेसिकली ओनली 1, ओनली 2, ऑल या फिर नन ऑफ द अबव। आप लोग बताइए। एक क्वेश्चन हो रहा है आप लोगों के सामने तब तक।
लखपति दीदी के बारे में कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, ये अभी मैंने आप लोगों को पढ़ाया। पर मंथ 1 लाख की बात की जा रही है कि यहाँ पर, ये अभी पढ़ाया, पर मंथ था यहाँ पर ईयर था, आप लोग समझ सकते हैं। इसी के साथ में सेल्फ हेल्प ग्रुप कब कब क्रिएटेड किया गया, तो वीडियो को पॉज कर आप लोग आंसर दे सकते हैं। इसी के साथ में एक और क्वेश्चन यहाँ पर आप लोगों के लिए, यहाँ पर ई शक्ति के बारे में, इसको भी पॉज कर आप लोग आंसर दे सकते हैं। ये सारे के सारे क्वेश्चन आप लोग हो गए इस टॉपिक के बारे में। अगर टॉपिक ढंग से पढ़ोगे और फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लोगे, एग्जामिनेशन हॉल में धुआं उठा के आओगे भाई साहब, इस बात की गारंटी देता हूं, ठीक है। तो ये जरूर याद रखना। और ये इसीलिए रहता है, कई बार अगर टाइम भी नहीं लगता ना, जब रिवीजन करने बैठो तो उठाकर फटाफट क्वेश्चन देख लिए तो आप लोग उस चीज को याद भी रख पाओगे, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, यहाँ पर इसका आंसर बी देखने को मिलेगा आप लोगों को। बी का मतलब क्या हो गया, बी का मतलब सीधे होगा कि 2 स्टेटमेंट करेक्ट है, एक इनकरेक्ट है। कौन सी है, उसमें ओबीसी की बात की जा रही है, ना कि एससी एसटी की। तो ये जरूर याद रखिएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा और ये बड़ा ही प्यारा सा क्वेश्चन आप लोगों का निकल जाएगा इमीडिएटली, ठीक है। ये जो ऐसे मैंने लखपति पर आप लोगों को बताया 10,000 की बात की जा रही है, लखपति बात की जा रही है, तो लाख तो होगा कम से कम। और यहाँ पर आप लोग देखते हैं पर मंथ भी अगर 10 लाख लगाओ तो भी यहाँ पर क्या हो गया, ये बेसिकली 12 लाख पर मंथ 10,000 लगाओ तो भी 1,20,000 बैठेंगे। तो ये स्टेटमेंट गलत है यहाँ पर, इसलिए मैंने आप लोगों को बताया, याद रखना पर ईयर की बात की जा रही है, ठीक है। अगर पर मंथ 1 लाख रुपए अगर बैठेंगे तो 12 लाख रुपए हो गए भाई साहब, ये तो अमीरों वाली सैलरी हो गई। ये तो लखपति दीदी की बात थोड़ी ना हो रही है फिर, ठीक है। तो ये तो करोड़पति की ओर चलने वाली दीदी हो गई, ठीक है। ये केरला के बारे में मैंने आप लोगों से बात की है यहाँ पर। इसी के साथ में सेल्फ हेल्प ग्रुप के बारे में डी आंसर आप लोगों को देखने को मिलेगा। सारी की सारी स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। ये पूरा का पूरा मॉडल अभी आप लोगों को पढ़ाया। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो ई शक्ति प्रोग्राम के बारे में, इसका भी आंसर डी है। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन जब प्रैक्टिस आप लोग करोगे अच्छे से, तो फिर सोचो कि एग्जामिनेशन हॉल में जब बैठोगे तो कितने अच्छे से आप लोग आंसर कर पाओगे कि हाँ हम लोगों ने टॉपिक ऐसे तैयार किया। तो किसी भी टॉपिक में अगर जान डालनी है तो आसान सा तरीका होता है कि उस टॉपिक के साथ में आप लोग को क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेने हैं। और ये मैं ओनली आप लोगों को करंट अफेयर की बात नहीं कर रहा हूँ, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी आप लोगों ने देखा होगा जब यहाँ पर लेक्चर आप लोगों के लिए जाते हैं एप्लीकेशन पर, तो मैक्सिमम टॉपिक कंप्लीट होने के बाद में उसमें क्या रहता है कि क्वेश्चन प्रैक्टिस कराए जाते हैं। सारे टीचर्स को ये बात बोली है सीरियसली मैंने कहा किसी भी टॉपिक को कंप्लीट करने के बाद में प्रैक्टिस करवाओ कि प्रीलिम्स की प्रैक्टिस साथ साथ में होती रहे और आंसर राइटिंग के लिए क्वेश्चन भी दो। तो ये सारी चीजें तभी सिस्टमेटिक वे में चलती हैं जब एक पैटर्न में यहाँ पर चीजें निकल कर आती हैं। तो तैयारी करने के तरीके में चेंज करो तो अच्छे से आप लोग फिर उसका एक अच्छा रिजल्ट निकाल कर ला पाओगे। बड़ा ही शानदार टॉपिक था। तो आई होप कि आप लोगों के माइंड में सारी की सारी स्कीम जो है वो क्लियर हो गई होंगी। और इसी के साथ में जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी आप लोगों को प्रोवाइड कराई है और इतने सारे क्वेश्चन भी आप लोगों की प्रैक्टिस करा दी हैं, अब आप लोग इसको नहीं बोलोगे, पीपीटी पास में रखना, उठा के बस एक बार रिवीजन कर लेना और एग्जामिनेशन हॉल में फिर चकदे पट्टे करके आना, ठीक है। कैसा लगा आर्टिकल जरूर बताना, कोई भी डाउट, कोई भी समस्या, कोई दिक्कत हो बताना, उसको दूर किया जाएगा। और फीडबैक दे दिया करते हैं मेरे दोस्त, उसमें थोड़ी ना अपना कुछ घिस रहा है। तो बताना जरूर कैसा लगा आर्टिकल, ओके। ये जो स्कीम है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक स्कीम आप लोग बोल सकते हैं। स्कीम क्या, बेसिकली एक आप लोग बोल सकते हैं एक डिसीजन है जो कि सरकार के द्वारा लिया गया, गवर्नमेंट के द्वारा लिया गया। इसमें इनके द्वारा 10,000, एक नहीं, 2 नहीं, 100 नहीं, 10,000 जो बसेस हैं, खासकर इलेक्ट्रिक बस, 7 मल्टी ट्रैकिंग प्रोजेक्ट ऑफ इंडियन रेलवे और कई सारी चीज़ें जो हैं अभी यहाँ पर अनाउंस की गई सरकार के द्वारा। ये जो कैबिनेट के द्वारा ये जो डिसीजन लिया गया, इसमें पीएम ई बस सेवा की बात की गई। तो अगर आप लोगों से पूछे पीएम ई बस सेवा में यहाँ पर क्या काम हुआ, तो यहाँ पर बेसिकली बस जो है खासकर ई बस बनाने की बात की जा रही है। और ये क्यों, क्योंकि इन्वायरमेंट को सुधारा जा सके, इसके ऊपर पूरा फोकस है। तो इलेक्ट्रिक बस को आगे लेकर चलने की बात की जा रही है। तो इसी के चलते यहाँ पर आने वाले टाइम में काफ़ी लार्ज स्केल पर इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। और यहाँ पर जैसा मैंने आप लोगों को बताया कि इतनी सारी जब बस आएंगी तो उसका खर्चा भी आएगा यहाँ पर। तो ऐसे ही मिलाकर अगर बात करें तो 32,500 करोड़ रुपए का यहाँ पर इन्वेस्टमेंट आप लोगों को देखने को मिलने वाला है। तो ये इन्वायरमेंट फ्रेंडली है, चाहे रेलवे की आप लोग बात करें चाहे आप लोग यहाँ पर बात करें, तो ये काफ़ी एक इंपॉर्टेंट स्कीम आप लोग यहाँ पर बोल सकते हैं। तो अगर आप लोगों से पूछे कि पीएम ई बस सेवा स्कीम क्या है, ये एक ग्रीन मोबिलिटी है ताकि सिटीज़ के अंदर में खासकर जो इन्वायरमेंट है उसको ग्रीन बनाया जा सके। और वहाँ पर जो आज की डेट में काफ़ी लार्ज स्केल पर जो गर्मी देखने जैसा लगता है कि सिटीज़ में जाते जैसे किसी जलते हुए एक तवे पे आकर बैठ गए, वो वाली फीलिंग आती है। तो उसी को कम करने की कोशिश की जा रही है। तो बोला जा रहा है कि स्कीम जो है वो कवर करेगी 3 लाख और इसी के साथ में अबव पॉपुलेशन वाली सिटी 2011 के सेंसस के हिसाब से, जिसमें कैपिटल जो यूनियन टेरिटरी, नॉर्थ ईस्ट रीजन और हिली रीजन भी इंक्लूडेड आप लोगों को नजर आएंगे। इस स्कीम में जो है यहाँ पर सिटी जो है उनमें अगर बात करें
नो ऑर्गेनाइज्ड बस अगर कहीं पर नहीं है तो उनको प्रायोरिटी दी जाएगी। यानी आप लोगों ने पहले टाइम पर देखा होगा, अब तो खैर चीज़ें चेंज हो गई हैं काफ़ी। अब से लगभग 3-4 साल पहले भी अगर आप लोग बात करोगे तो बहुत सारी टूटी फूटी बसें चला करती थी वहाँ पर, और बहुत ही पोल्यूशन फैलाया करती थी ना। उनमें बैठने की ढंग से फैसिलिटी, नेडी इतनी रहती थी कि उनमें एक इंसान बैठ जाए तो वो पैर भी ना फैला पाए अपने ढंग से, वो कंडीशन देखने को मिलती थी। तो उसमें इंप्रूवमेंट लेकर आ जाएगा, इसीलिए 2 फेज में स्कीम इंप्लीमेंट की जा रही है। पहले फेज में तो यहाँ पर 169 सिटीज में आप लोगों को यहाँ पर इंप्लीमेंट किया जाएगा, और सरकार के पास में यार इतना पैसा नहीं होता है कि सारे काम सरकार कर सके, ठीक है। बेसिकली क्या रहता है कि वो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे काम करती है, यानी कुछ पैसा प्राइवेट से आ जाए और कुछ पैसा सरकार से तो मिलकर काम कर ले जाए, ठीक है। तो इसमें ई बस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाएगा। सेगमेंट 2 में 181 सिटी जो है उनमें अपग्रेड किया जाएगा ग्रीन मोबिलिटी, ताकि और अच्छे लेवल पर काम कर सके। देखो जब भी कोई काम स्टार्ट किया जाता है ना, अगर वो स्टार्टिंग में अच्छा हो जाता है तो फिर चीज़ें आगे अच्छी हो जाती हैं, ठीक है। तो ये बेसिक पर्पज आप लोग बोल सकते हो। मतलब कि अगर आप लोग स्टार्टिंग में कोई काम स्टार्ट करते हो और उसका रिजल्ट अच्छा आ जाए तो फिर जिंदगी जीने में मजा आता है कि हाँ यार कुछ मेहनत की थी, वो एक तरीके सफल होती नजर आती है। तो ये मुझे भी फील हुआ, मैंने जब चीज़ें कोई भी चीज़ अगर स्टार्ट की है तो उसमें लगता है कि हाँ यार थोड़ा सा मेहनत कर दी तो मतलब मजा आता है फिर उसमें जब रिजल्ट अच्छा आता है, ठीक है। कि हाँ जिस पर्टिकुलर पर्पज के लिए चीज़ स्टार्ट की गई थी उसी पर्टिकुलर पर्पज के लिए यहाँ पर उसका बेसिकली रिजल्ट भी आता हुआ नजर आ रहा है। तो जो वही चीज़ है, आप लोगों ने एक्सरसाइज स्टार्ट की, अब बॉडी बन रही है, ठीक है। तो मजा आ रहा है देख देख कर उसको, वाह यार अब बॉडी शेप में आ रही है, तो ऐसा आप लोग समझ सकते हो। तो पीएम ई बस सेवा जो है ये यहाँ पर आप लोगों को कुछ साइलेंट फीचर भी आप लोगों को इसके देखने को मिलेंगे। क्या क्या इसके अंदर में है, 10 साल की स्कीम है, 3 लाख उससे ज़्यादा पॉपुलेशन वाले नॉर्थ ईस्ट स्टेट हिली सबको कवर करेगा। कहाँ ऑर्गेनाइज बस नहीं है वहाँ पर फोकस किया जाएगा। स्कीम जनरेट करेगी 45 से 55 हज़ार डायरेक्ट जॉब, ये बोला गया, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा मॉडल जो है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पर काम करने वाला है। तो ये सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन ग्रीन इनिशिएटिव पर प्रायोरिटी पर फोकस रहेगा। स्टेट और सिटीज़ जो है यहाँ पर एक तरीके से बस सर्विस जहाँ पर चलती है तो यहाँ पर सेंटर जो है वो प्रोवाइड करेगा, सब्सिडी भी यहाँ पर। तो बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल रही हैं। तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। पॉजिटिव इंपैक्ट सबसे पहला तो इन्वायरमेंट, कार्बन खत्म होगा, इकोनॉमी में फायदा पहुंचेगा और जॉब जनरेट होगी। तो वो बेसिक है जिसके बारे में ज़्यादा सोचना ही नहीं है, एकदम बोल दो और कहानी खत्म, ठीक है। गवर्नमेंट के कोई पहले इनिशिएटिव नहीं है क्या? फेम स्कीम के बारे में कितनी 1000 बार डिस्कस किया है। फास्ट एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक जो व्हीकल हो गए, सेकेंड पोर्शन अभी इसका रिलीज किया गया था। नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन हो गया प्लान, ये आप लोगों को पता ही है। नेशनल मिशन फॉर ट्रांसफॉर्मेटिव मोबिलिटी एंड बैटरी स्टोरेज, ये सारे ऑलरेडी सरकार के द्वारा ये लॉन्च किए गए सिस्टम है इन्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए और इलेक्ट्रिक बस वगैरह जैसी चीज़ों को बढ़ावा देने के लिए। जैसे नहीं डीजल पेट्रोल के प्राइस इतने क्यों बढ़ाए? आप लोगों को लगता है इतना महंगा हम लोगों को मिलता है, इतना महंगा मिलना चाहिए? नहीं, सरकार चाहती नहीं कि आप लोग उसको यूज़ करो। क्यों? क्योंकि बाहर से खरीद कर लेकर आते हैं, हमारी जैसे खरीद कर लेकर आते हैं तो हमारी डिपेंडेंसी उसके ऊपर बढ़ती है और उससे हमारी सरकार को काफ़ी खामियाजा भुगतना पड़ता है। तो इसलिए वो चाहते हैं कि आप लोग डीजल पेट्रोल ना खरीदो, इसलिए सबने मैक्सिमम सीएनजी लगा दी अपनी गाड़ी के अंदर में आज की डेट में, और या फिर बचे कुछ अभी इलेक्ट्रिक व्हीकल की ओर जा रहे हैं। तो ये शौक यही अगर है तो कोई डीजल की चीज़ें ले रहा है, वरना डीजल की चीज़ें जो है काफ़ी हद तक आप लोग बंद देख सकते हैं, ठीक है। तो पीएम ई बस सेवा की बात करें तो एम है ग्रीन मोबिलिटी के बारे में बात की जा रही है। कवर करेगा 3 लाख और अबव पॉपुलेशन वाली 2011 के सेंसस के हिसाब से, और 2 सेगमेंट में जो है स्कीम को इंप्लीमेंट किया जाएगा। तो सही आंसर क्या है भाई साहब? ये तो सारी सुनी सुनी बातें लग रही हैं। अगर इनकरेक्ट पूछ लेता तो डी हो जाता, और अगर करेक्ट पूछ लेता तो सी हो गया। इसका मतलब सारी की सारी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। डायरेक्ट बड़ा ही प्यारा सा क्वेश्चन आप लोगों से बन जाए, तो इसलिए बेसिक तरीके से आप लोगों को चीज़ें कवर करा दी। अगर एग्जामिनेशन हॉल के अंदर में पूछ रहे ई पर्टिकुलर बस सेवा ये स्कीम के बारे में, ठीक है, तो ये एक डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है बेसिक इन्फॉर्मेशन के साथ में भी, ठीक है। तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, कंफ्यूजन होगा तो बताना, उसको दूर किया जाएगा। ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा प्यारा सा आर्टिकल है जो मैंने आप लोगों को तसल्ली में डिस्कस किया था। अब यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन आप लोगों को प्रोवाइड करा दी जाएगी जिससे कि आप लोग अगर यहाँ पर एग्जाम में क्वेश्चन देखें तो उसको अटेम्प्ट कर सकें। जैसे यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने यू टर्न मार लिया जब यहाँ पर कई सारी ऑटोनोमस बॉडी को मर्ज करने की बात की गई थी। अब मर्ज नहीं कर रहे। इसमें जो बॉडी थी वो सारी बॉडी मैंने आप लोगों को यहाँ पर बेसिकली डिस्कस भी की थी, जैसे एनटीसी हो गया, एफएसआई हो गया, डब्ल्यूसीसीबी हो गया और सीजीसीजेड हो गया। तो ये जो बॉडी है इनको मर्ज करने की बात की गई थी, पर लेकिन अभी इनको मर्ज करने की बात नहीं की जा रही है, उससे यहाँ पर साइड में हो गए यहाँ पर। तो इसके तहत यहाँ पर ये सारी की सारी जो बॉडियां हैं इनके बारे में आप लोग याद रख सकते हैं। जैसे नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी जो है ये मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंदर में आती है।
स्टेब्लिश 2006 में की गई थी ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के हिसाब से, और ये मैनेज करती है प्रोजेक्ट टाइगर को इंडिया के अंदर में और जो भी टाइगर रिजर्व हैं। तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है कि प्रोजेक्ट टाइगर और टाइगर रिजर्व को कौन अपने बेसिकली हिसाब से लेकर चलती है, तो ये बॉडी है। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ जो यहाँ पर बेसिकली इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज है, उसके बारे में बात की जा रही है। हेडक्वार्टर देहरादून में आप लोगों को इसका देखने को मिलेगा। और यहाँ पर ये एक ऐसी बॉडी है जो कि यहाँ पर बेसिकली फॉरेस्ट से रिलेटेड जो डेटा होता है, जैसे इंडियन फॉरेस्ट जो रिपोर्ट है यहाँ पर इसी के द्वारा तैयार की जाती है। स्पेसिफिक एरिया के बारे में अगर यहाँ पर बात करें, द रिपोर्ट ऑन इन्वेंट्री एंड वुड, जो भी कंजप्शन, लकड़ियों का जो भी कंजप्शन हो रहा है, तो यानी कि जंगल के बारे में जो भी बातें हैं ये बॉडी आप लोगों के सामने रखती है। ठीक है, वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल के बारे में बात करें तो स्टैट्यूटरी बॉडी है यहाँ पर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंदर आती है। तो इसका हेडक्वार्टर आप लोगों को देखने को मिलेगा कहां पर, दिल्ली के अंदर में। तो उससे रिलेटेड जो कानून है जंगल से रिलेटेड, तो ये वो इंप्लीमेंट करते हैं। ठीक है, तो ये आप लोग समझ सकते हैं। सेंट्रल जू अथॉरिटी हमारे देश के अंदर में जितने भी जू हैं उनको मैनेज करने का काम करती है, और आर्टिकल ये बेसिकली सेक्शन 38A वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के हिसाब से बनाई गई, और ये हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में देखने को मिलेगा। तो ये बॉडी है जो खासकर इंस्टीट्यूशन जिनके बारे में डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से कई बार बनते हैं, तो ये आप लोगों के माइंड में क्लैरिटी रखेंगे अगर चीजों को ढंग से लेके चलेंगे। ठीक है, तो बेसिक है, इसका आप लोग याद रख सकते हैं, कोई भी कंफ्यूजन इसको लेकर नहीं होना चाहिए। अभी हेल्थ को लेकर बात की जा रही है, जैसे डिजिटल हेल्थ अभी आज की डेट में काफी इंपॉर्टेंट है कि ऑनलाइन इंसानों को फैसिलिटीज मिल जाएं, दूर दराज वाले एरिया में जहां डॉक्टर जाना पसंद नहीं करते हैं उनको भी अच्छी फैसिलिटी मिल जाए। तो इसी को ध्यान में रखते हुए G20 के अंदर में इन चीजों पर फोकस किया जा रहा है। तो ये इनिशिएटिव आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिले गांधीनगर के अंदर में, गुजरात के अंदर में। तो जो समिट है उसके ऊपर फोकस किया जा रहा है यहाँ पर। इसके तहत यहाँ पर एक तरीके से आप लोगों को देखने को मिलेगा क्लाइमेट चेंज और हेल्थ को एक साथ में कोलैबोरेट किया जा रहा है, और एशियन डेवलपमेंट बैंक इसमें साथ दे रहा है। मतलब क्या है, मतलब ये कि हेल्थ एक ऐसी चीज हो गई है आज की डेट में कि वन हेल्थ वन वर्ल्ड के बारे में बात करते हैं। जानवर रहते हैं वहां पर, इंसान रहते हैं वहां पर, क्लाइमेट रहता है वहां पर, तो सारी चीजें मिलकर ही एक अच्छी हेल्थ बना सकते हैं। अभी आप लोगों ने देखा आई फ्लू आने स्टार्ट हो गए, तो लोगों की आंखें जो हैं बेसिकली आते आते बहुत ही दिक्कत हुई। यहाँ पर फीवर इतने सारे हैं जिसकी कुछ हद नहीं है, बहुत सारी दिक्कतें यहाँ पर देखने को मिली। तो ये सारी चीजें कब होती हैं, ये सारी चीजें तब होती हैं जब कोई ना कोई दिक्कत आती है इन्वायरमेंट में, कोई ना कोई ऐसी चीज आती है जो कि सबको सब चपेट में लेकर जाती है। जैसे गाय थी, बहुत सारी गाय जो है बीमार होना स्टार्ट हो गई थी, जो लंपी जो डिजीज से। तो ये सारी सिचुएशन एक साथ में लेकर चलना जरूरी है। जूनोटिक बीमारी देखने को मिलती है, तो वो सारी टैकल कैसे की जाएंगी, जब सबको साथ में लेकर चला जाएगा। तो उसी के ऊपर यहाँ पर अभी फोकस किया गया। तो एक अच्छी बात आप लोग बोल सकते हैं कहीं ना कहीं चीजों को सुधारने के लिए। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगर क्वेश्चन बने तो इसके बारे में आइडिया रखिएगा। क्वेश्चन है आप लोगों से यहाँ पर पीएम विश्वास स्कीम जो है वो डिस्कस की थी कि सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। पहली स्टेटमेंट में ये बोला गया है एम प्रोवाइड है क्वालिटी ऑफ जो प्रोडक्ट यहाँ पर सर्विस जो है आर्टिशन को, और इसी के साथ में क्रेडिट जो है अप टू 1 करोड़ पर आर्टिशन प्रोवाइड कराया जा सके। तो कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है, आप लोगों को यहाँ पर ये बताना है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर बात की जा रही है नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के बारे में। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है FSI, यहाँ पर ये द इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। वाइल्ड लाइफ कंट्रोल ब्यूरो जो है वो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी है। तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है ये आप लोगों को बतानी है। यूपीएससी इस पैटर्न में डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछती है। ये CSAT का क्वेश्चन हो गया, आप लोग इसको अटेम्प्ट करिए ताकि आप लोग अच्छे से इसको बेसिकली आंसर दे सकें। तो एटलीस्ट अटेम्प्ट जरूर करिएगा। ठीक है, इसी के साथ में यहाँ पर चंद्रताल के बारे में बात की जा रही है। चंद्रताल ये आप लोग का एक पर्टिकुलर लेक देखने को मिलेगा, कहां पर, हिमाचल प्रदेश के अंदर में। ठीक है, ये रामसर साइट भी है, इसको रामसर साइट का भी दर्जा दिया गया। तो ये जो रामसर साइट का दर्जा दिया जाता है वो इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो यहाँ पर जो चंद्र रिवर है, यहाँ पर वो सोर्स देखने को मिलेगा इसमें जो पानी निकल कर आता है। ठीक है, चंद्रताल को यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा जो एक तरीके से जो चंद्रताल लेक है ये ऑन द समुद्र जो टापू जो प्लेटू है बेसिकली वहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो ये कहां पर, चंद्रा रिवर पर। तो यहां पर इसको पानी कहां से आता है, किसी भी लेक के अंदर में तो कोई ना कोई रिवर कनेक्टेड होती है, जिसकी वजह से वो लेक जो है वो हरी भरी बनी रहती है। तो अगर उसको रामसर साइट का दर्जा दे दिया गया तो ये और इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है। तो इसको आप लोग और अच्छे से याद रख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से फिर यहाँ पर बन जाते हैं कि मैच करिए ये रामसर साइट कहां पर पड़ती है। आइए कुछ नए शब्द आप लोगों को सिखाता हूं जिससे कि आप लोगों की इंग्लिश जो है इंप्रूव होती नजर आएगी। पहला शब्द है यहाँ पर इम्पाउंड। इम्पाउंड होता है जब्त कर लेना, किसी चीज को अपने कब्जे में ले लेना। तो अगर कोई भी आगे से आप लोग यूज करें तो आज के बाद में ये शब्द आप लोग यूज कर सकते हैं, ना कि कब्जे में लेना।
यूज़ करना स्टार्ट करो यार। ये सारी लैंग्वेज होती है, जितना इस्तेमाल करोगे उतना ही विश्वास बढ़ेगा। पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास बढ़ो। हेराल्ड न्यूज़पेपर बेसिकली आप लोगों ने सुना, तो हेराल्ड सूचना देने वाला, ये शब्द वहां से निकल कर आया। किसी चीज की घोषणा करना, सूचना देना, ठीक है। डेबेकल यानी कि एक तरीके से नहीं, एक तबाही हो गई बिल्कुल, एक तरीके खत्म हो गई चीजें, तो डेबेकल वर्ड यूज किया जाता है। परटर्ब क्या होता है, एक तरीके से एक नहीं होता, एक अशांत होना, चिंतित होना, घबरा जाना, गड़बड़ा जाना चीजें, तो ये बोल सकते हैं। स्पेट क्या होता है, झोंक देना, एक तरीके से यहाँ पर झोंक बोला गया बेसिकली। तो एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं कोई भी एक श्रृंखला, कोई एक सीरीज आप लोग बोल सकते हैं, ठीक है। कोई एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं कि कई सारी एक इवेंट ऑफ जो सक्सेस आ रहे हैं, अपने आप को झोंक दिया और प्रॉपर एक तरीके से सक्सेस होता जा रहा है इंसान। किसी भी चीज में सक्सेस होना है तो सबसे आसान तरीका क्या होता है कि अपने आप को झोंक दो उसमें, ऐसे आप लोग बोल सकते हैं यहाँ पर। तो क्वेश्चन का आंसर क्या है, आंसर है यहाँ पर 2, क्योंकि ये सेकंड स्टेट जो थर्ड स्टेटमेंट है यहाँ पर 1 करोड़ की बात नहीं की जा रही है, लाखों में बात चल रही है, करोड़ों में नहीं चल रही है, ठीक है। और इसका आंसर आप लोगों को देखने को मिलेगा 1 यहाँ पर। रीजन क्या है, ये स्टैट्यूटरी बॉडी है और यहाँ पर ये बायनल आप लोगों को रिपोर्ट देखने को मिलेगी। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से यहाँ पर पूछे जाते हैं, ठीक है। सी सेट में आप लोगों को आंसर ए देखने को मिलेगा, एक्सप्लेनेशन यहाँ पर है जो कि आप लोग एंजॉय कर सकते हैं। तो इसको लेकर कोई भी डाउट आप लोग के मन में नहीं होना चाहिए। बाकी जो शाम को यानी कि इवनिंग में जो टेस्ट होगा, एक 4 बजे होगा जैसा मैंने आप लोगों को बताया, और एक 5 बजे होगा। तो दोनों के लिए आप लोग तैयार रहिएगा। और इसी के साथ में जो आप लोगों का अब की बार जो वीकली जो टेस्ट होता है, मतलब एक तरीके से जो आप लोगों की टेस्ट सीरीज है, वो मैंने बताया कि वो सबको तैयार रहना है उसके लिए, ठीक है। तो टॉप 50 देखता हूँ कौन आते हैं, कैसे कैसे आप लोग चीज़ों को लेकर चल रहे हैं, तो उसको आप लोग जरूर एंजॉय कीजिएगा। और यहाँ पर ये बेसिकली आप लोग इसको ऐसे नहीं कि आप लोग एक तरीके से ना, कई सारे बच्चों के नंबर अच्छे नहीं आते हैं तो डिमोटिवेट होने लगते हैं। जस्ट प्रैक्टिस करो। अगर अब बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे नहीं पता तो इसका मतलब बहुत कुछ नया सीखने को मिल गया। तो ऐसे चीज़ों को लेकर आप लोग चल सकते हो, ठीक है। तो अच्छे से एंजॉय करना, कोई भी डाउट हो तो बताना। तो कैसा रहा आज का डिस्कशन जरूर बताना। कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी हो तो यहीं छोड़कर जाना। थोड़ा सा खुश रह लिया करो, हंसने में कोई टैक्स नहीं लगता, ठीक है। तो लाइफ को एंजॉय करो और आगे बढ़ते रहो। और जो नोट्स की बात मैंने की है उसमें मैं क्लियर कर दूंगा अभी, मतलब मंडे को आप लोगों उसके बारे में सारी बातें, इन्फॉर्मेशन बता दी जाएगी। या तो मंडे से वहां पर नोट्स आने स्टार्ट हो जाएंगे या फिर सबके पैसे रिटर्न हो जाएंगे, ठीक है। तो टेंशन मत लेना, पाई आप लोग की चुका दी जाएगी, उसके लिए टेंशन मत रखना। नहीं अगर कंफर्टेबल लग रहा है तो देख लेंगे यार कैसे बैलेंस बना के चलना है। आप लोग बस एंजॉय करते रहिए, अपनी पढ़ाई को फोकस कर देकर चलते रहिए, ठीक है। और अगर किसी को लग रहा है जितने प्रोवाइड, क्योंकि बहुत सारे नोट्स अभी प्रोवाइड करा दिए गए किसी को लग रहा है एटलीस्ट ये तो डाउनलोड करने हैं सारे, तो वो डाउनलोड कर सकते हैं सारे वहाँ पर ज्वाइन करके। ओनली 4999 में है वो, ठीक है, अगर किसी को अभी लग रहा है। बाकी चलिए जो भी होगा आप लोगों को उसके बारे में बता दिया जाएगा। तो इन्जॉय करते रहिए और ध्यान रखिए, ओके। और फीडबैक दे दिया करो, जैसा भी आप लोगों को डिस्कशन लगता है बता दिया करो, लाइक या डिसलाइक कर।